स्टूडेंट्स, द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। बीएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर द इलेक्टिव पेपर डीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 2 पे अपन बात कर रहे हैं। अभी तक इससे रिलेटेड आपको दो क्लासेस आपको डिलीवर हो चुके हैं, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हायर ऑर्डर कहूँ या सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशंस पे अपन बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग वर्कसियन के ऊपर भी बात कर लिए हैं कि कैसे एक डिटर्मिनेंट ब्रॉन्स्की ने जिसको दिया था उसके आधार पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने के कंडीशंस को चेक करते हैं। तो एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वेराइटी है। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैरायटी देख ली थी। कहने का तात्पर्य है कि जब होमोजेनस इक्वेशन में बराबर के उस तरफ कुछ टाइप के फंक्शन हो तो उसे हम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना आवश्यक हो जाता है। अगर बराबर के उस तरफ जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ सीएफ से काम चल जाता है और उसके लिए सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन m के रूप में लिखकर उसके मूल ज्ञात करने रहते हैं। और मूल ज्ञात करके आप जो भी चाहे वो बराबर है उसके रूट्स या कॉम्प्लेक्स हैं या अलग अलग और रियल हैं तो उसके आधार पे हम सीएफ लिख लेते हैं। तो उसी वेराइटीज के सेक्शन में आज के क्लास में मैं क्या क्या बात करूंगा उसको समराइज कर देता हूँ। आज के क्लास में हम अपने सिलेबस को लेते हुए आगे चलते हुए बढ़ेंगे और उसी वेराइटी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है कि और बराबर के उस तरफ और क्या चेंजेस हो सकता है, उसके भी दो तीन वेराइटी मेरे बचे हैं, उसको आपको डिलीवर करूंगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को व्रॉन्स्कियन के उपयोग से कैसे बना सकते हैं उसके सॉल्यूशन को, क्योंकि इसमें तो हर सेक्शन के लिए आपको एक सिचुएशन याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। पिछले क्लास में आपने देखा है, उसको रिमाइंड रख के चलेंगे तभी बनने वाला है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज हमारे सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन इस पर्टिकुलर यूनिट में जो एक और दिया है, कर्वी लाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अभी तक आप लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या वक्रीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एज वेल एज मैथमेटिकल के कंसेप्ट से भी कहिए और फिजिक्स के कंसेप्ट से भी कहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टाइप्स जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए था, उसी सिलसिले में दो तीन और वैरायटी इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। उस पर बात करता हूँ। तो इससे पहले तक डी वैरायटी से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, मतलब ए बी सी डी, एबीसी तीन वैरायटी आप पिछले क्लास में देख लिए होंगे, तो ये वहीं से शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप पिछले क्लास के बाद यहाँ से डी सेक्शन से शुरू हो रहा है कि भाई यदि आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि इक्वल टू उस तरफ मतलब जो फंक्शन होता है उसको 1/d² प्लस a² sin x या 1/d² प्लस a² sin x पी निकालने के लिए जब ऐसा करना हो आपको, और जब आप d² प्लस a² में d² के स्थान पर -a² प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि sin x या cos x का जो फंक्शन होता है उसमें यही है रूल उसका निकालने का कि जो d² प्लस a² में d² की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, -a²। और a क्या है, साइन या कॉस में दिया रहता है। ये पिछले वाले सिचुएशन में हमने इस पे डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप जैसे -a² इसमें रखते हैं तो आपका ये जो नीचे वाला टर्म है d² प्लस a² वो जीरो हो जाता है। जीरो नहीं होता है तब के कंडीशन में पिछला वाला फॉर्मूला इसमें है। अगर जीरो हो जाता है तो फिर इसको इस तरीके से डायरेक्ट पुट करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। तब के कंडीशन में कैसे करेंगे, तब के कंडीशन में हम इसे ब्रेक करेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 1/f(d² sin ax), ये पिछला कंडीशन था, तो उसको उसका पीआई कैसे निकालते हैं, सिंपल है। f(d²) में एक d के जगह -a² रख दीजिए, मतलब स्क्वायर करने के बाद माइनस ना। सिमिलरली कॉस के कंडीशन में भी यही होता है। इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ -a² जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाता है। देखिए, तब के कंडीशन में इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हमारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। कैसे करना है आपको, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साइन और कॉस को चेंज करके बनाना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो डायरेक्ट देखेंगे कि जीरो हो रहा है क्या, हाँ जीरो हो रहा है, तो फिर मेथड चेंज करेंगे। तब अगर 1/d² प्लस a² sin ax है तो हम लोग जानते हैं कि ये sin ax का ना एक फॉर्मूला होता है, ये वाला। ये याद कर, आपको याद करके चलना है कहूँ, या आपने कई बार इसको मैथ्स में देखा होगा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फॉर्म में 11th क्लास में ही
जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझ लेते हैं, वहां आ जाता है ये। तो साइन एक्स को हम लोग ई पावर माइनस ए एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बटे 2i लिखते हैं। और सिमिलरली कॉस ए एक्स को ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स बटे 2 लिखते हैं, उसमें आई नहीं आता। तो वो दो फॉर्मूला है। तो भाई यहाँ क्या करना है, मेरे को साइन एक्स को ऐसा लिखना है, तो लिख दिया मैं। ये 1/2y बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 1/2y, आई इज एक्सपोनेंशियल उसका नोटेशन, 1/d² प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद ये जो d² प्लस ए स्क्वायर है उसको ऐसा लिख सकते हो आप, ये देखिए d माइनस ए आई प्लस डी प्लस ए आई। ठीक, जब आप इसका ब्रैकेट खोल के इसको हल करोगे तो वापस आपको यही मिलेगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान जो है माइनस। ठीक है, तो ऐसे जमा दिए। अब ये वाला जो टर्म है इसके लिए भी है e टू दी पावर आई एक्स के लिए भी, और इसके लिए भी e टू दी पावर माइनस आई एक्स के लिए भी। यहां पर रूल आपको लगाना है। ओके, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शन में कि यदि 1/d माइनस ए टू दी पावर n और फाइव ऑफ d e पावर a x हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x टू दी पावर n e पावर a x अपॉन n फैक्टोरियल फाइव ऑफ a। तो ये अब सेक्शन कुछ उस तरीके से बन गया है। यहाँ के लिए आपका a कौन सा है जी, यहाँ के लिए a ये वाला ए आई है, यहाँ के लिए a कौन है, माइनस ए आई है ये वाला। तो ये d माइनस ए की पावर n में किसको लिखोगे, जब इसकी बात आएगी तो ये है हमारा d माइनस ए की पावर n, जब इसकी बात आ रही है तो ये है d माइनस ए की पावर n, और ये क्या है फाइव ऑफ d है यहाँ के लिए, और ये भी यहाँ के लिए फाइव ऑफ d क्या है, ये है। तो ये वो दोनों टर्म को अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। तो ये देखिए लिखा गया है x e की पावर आई एक्स, क्योंकि x टू दी पावर n है तो 1, फिर 1 फैक्टोरियल क्योंकि n क्या है 1 है यहाँ पर, और 2ai मतलब किसको, फाइव ऑफ d। तो फाइव ऑफ d मतलब यहाँ पर d के जगह इसमें क्या रखेंगे जी, ia रखेंगे एक a की जगह वैल्यू, तो ai कितना होगा 2ai हो गया। वैसे यहाँ पर d की जगह क्या रखोगे, माइनस ai रखोगे, तो माइनस 2ai, मतलब इस वाले फॉर्मूले को इम्प्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो फाइनली व्हेन यू पुट दिस ऑल थिंग, तो फाइनली कॉमन कॉमन लेने के बाद x कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, a कॉमन है, ठीक। तो ये 2 एक ऑलरेडी बाहर था तो a को कॉमन ले लिए, i को कॉमन ले लिए, तो क्या मिला जी, माइनस को साइन कॉमन लेने के बाद माइनस साइन यहाँ पर e टू दी पावर आई ए एक्स बटे 2 प्लस e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स बटे 2, ये वाला सेक्शन, ठीक, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है। और यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे, आई को कॉमन लोगे, आई को यहां पर से, देखिए वाला सेक्शन यहां पर से, ये वाला प्लस ये वाला सेक्शन इसके वजह से माइनस की वजह से प्लस, यहां पर से आप 2a कॉमन लेंगे, 2ai कॉमन लेंगे, चलिए है ना, या फिर a यहां पर जाएगा, 2 को वहीं से रहने देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, और i यहां पर जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा है, उसको ध्यान समझेंगे। यहाँ पर ये आई का स्क्वायर हो गया है ना, क्योंकि एक आई यहाँ से कॉमन लेके जाएगा, और ये ए भी रहेगा, यहाँ पर ए भी रहेगा, ठीक। उसके बाद आया है, अभी तो प्लस है फिलहाल ये। तो ये वाला सेक्शन जो यहाँ पर ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 होगा, इसको क्या कहते हैं, ये कॉस ए एक्स का फॉर्मूला है। और बाहर में क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस आई स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर इज -1 और x बटे 2a। तो फाइनली आपने जब इस तरह के सिचुएशन के लिए पी निकाला तो कैसे आपको आउटपुट फॉर्मूला मिला, इस तरह से कि 1/d² a² sin x था, इसका पी क्या होता है, -x/2a cos x। आपको ये याद करके चल लेना है। ये कब के कंडीशन में ऐसा निकला है, जब वो माइनस के कंडीशन में आया था। आपको किस कंडीशन में लेना है, जब जीरो हो जाता था, जीरो हो जाता था। अदरवाइज डायरेक्ट कंडीशन में तो ऐसा निकाल लेते थे आप, ऐसा सीधा ए पुट कर लेते थे, लेकिन नहीं, ये जब जीरो होने लगा था तो ये है। और सिमिलरली सॉल्व करेंगे आप तो वैसे ही आप किसका निकलेगा, cos x। तो जब cos x का निकालते हैं तो प्लस में x बटे 2 sin x आता है। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रख के चलना है, और पहले पेज में जो हमने पढ़ा वो उसका मेथड है, उसी मेथड को अपन फॉलो करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। हर टाइप के पीआई निकालने के लिए क्वेश्चंस एग्जांपल में भी मैंने डाला है, और आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कम कम है। अगर आप ये दो दो क्वेश्चंस भी बना बना के उस चीज को ग्रैप कर लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश है, क्या चेंज है पिछले कंडीशन और इस कंडीशन में, तो आसानी से आप इसको अपना एग्जाम में पहचान पाएंगे।
क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में क्या लिखा रहता है जी, सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो वहां पे अपना दिमाग लगाना है हमको कि कौन सा तरीका लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन लिखा है सॉल्व d2y/dx2 प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो एफ ऑफ डी क्या होगा जी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए है यहाँ पर y cos ax। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एम का दो मान है प्लस माइनस ए आई, इससे सी एफ लिख लेंगे। तो जब ऑक्सिलरी फॉर्म में रहता है, सॉरी इमेजिनरी फॉर्म में रहता है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमने लिख लिया CF इसका। अब PI लिखना है, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर ए स्क्वायर cos x। अब आपको पता है कि यदि मैं डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखूंगा तो ये नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन का नहीं है करके मैं इसमें क्या पुट करूंगा, x बटे 2a sin ax। तो यदि अब इसमें आपके बनाने का तरीका भी डिपेंड करता है कि मार्क्स में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ तो मेरे को मैं लिख दिया रीजन कि चूंकि मैं जानता हूँ कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स का मान कितना होता है, x बटे 2a sin x। तो x बटे 2a sin x लिख दिया और फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI कर लिया और आंसर हो गया इसको पुट करके, इसको प्लस करके। बट अगर बड़े मार्क्स में दिया है तो इतना ही करने से क्या आंसर देगा, नहीं देगा। तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके उसको जैसे इस मेथड में हमने e पावर x e पावर माइनस x ऐसा पुट किया इस तरह से, चूंकि मैं जानता हूं कि cos x का फॉर्मूला क्या होगा ये वाला, इसको पुट करके फिर e पावर x को इस वाले टर्म को दोनों भाग में ऐसा तोड़ के फिर ये दो चार स्टेप बढ़ा के फिर फाइनल सिचुएशन तक जाना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट उस चीज को लिख सकते हैं कि मेरे को पता है भाई कि इसका मतलब जब जीरो हो जाता है तो इतना होता है, और पुट करके फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप इसको अपने से सॉल्व करें तो फुल लेंथ में सॉल्व करें। फुल लेंथ में सॉल्व करें मतलब CF निकालने के बाद जो PI निकालने का मेथड है, भले आपने इसको याद कर लिया है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ऐसे करके देखिए, इस तरीके से ऐसा पुट करके ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करिए इस वाले कंडीशन से। भले एग्जाम में फिर वहां पे देखिएगा कि टाइम की कमी है या कम मार्क्स का है तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देना फॉर्मूला लिख के। बट यहाँ पे जब प्रैक्टिस करें तो इस फुल स्ट्रेंथ के साथ करें जो मैंने यहाँ पे किया है। ये भी क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो क्या आता है, यही आता ना, यही सारे स्टेप। बस यहाँ अंतर है कि वहां पे मेरे को कॉस यूज करना पड़ता। यही तो क्वेश्चन है, देखिए जरा जो क्वेश्चन हमने लिया है उसको, तो लगभग वो सारा चीज तो यहाँ पे बना ही हुआ है। ओके, तो ये वाला देखिए, ठीक। अब आप ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा, cos 8ax है, मतलब cos 8x है, तो a की जगह क्या है जी, 8 है आपके पास। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर डी स्क्वायर आएगा और डी की जगह -8 का स्क्वायर, तो 64 -64 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, इसको फिर अलग तरीके से बनाना है। तो cos ax को आप दो भागों में तोड़ोगे, दो भागों में तोड़ोगे मतलब e की पावर आई ए एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स बटे 2। तो वो चीज बैलेंस करके फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सॉल्व करना। या फिर डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि जब cos के फॉर्म में होता है तो x बटे 2 है, sin x होता है, मतलब x बटे 2 गुणा 8 इंटू साइन 8x डायरेक्ट लिख सकता हूँ और CF के साथ जोड़ दिया। तो ये आंसर लिखा है, देखिए। ओके, अगेन ये वाला क्वेश्चन देखिए, d2y/dx2 प्लस y। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, sin x इंटू साइन 2x दिया है, अलग अलग फॉर्म में नहीं। sin x इंटू साइन 2x दिया है तो कैसे करोगे, दो का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला पहले लगाइएगा। यहाँ पर दो का यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो बनेगा 2 sin a sin b, तो वो क्या होता है 2 sin a प्लस b प्लस cos a प्लस b। तो फिर अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग हो जाएगा तो दो ठो क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो साइन के लिए एक तो कॉस के लिए, जिसके लिए आपको ये यही वाला रूल ऊपर में जो या फिर ये लगाए हैं वो बनाना पड़ेगा। तो उसके थ्रू फिर सॉल्व करेंगे तो PI निकल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक। प्रैक्टिस से ही आप इस पे अच्छे से कमांड ले सकते हैं। पहचान क्या है इसका, जब हम लोग माइनस ए स्क्वायर रखते हैं तो जीरो हो जाता है। एक वेराइटी ये थी जो कि डी कैटेगरी की थी। चलिए अगली वेराइटी, PI निकालने के लिए जब बराबर के उस तरफ x टू दी पावर m के फॉर्म में कुछ दिया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर के उस तरफ x टू दी पावर m के फॉर्म में कुछ दिया हो, तब PI ज्ञात करने के लिए हमें f ऑफ d के पावर में -1 का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। ये लिखा है कि टर्म्स ऑफ d इन असेंडिंग ऑर्डर्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के ऑपरेटर्स का यूज करना है। ऑपरेटर्स का यूज करना है मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर या इंटीग्रेशन ऑपरेटर का, और उसके थ्रू आपका PI निकलेगा।
कैसे कहना चाहते हैं उसको क्वेश्चन से समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बराबर के इस तरफ क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। अभी यही तो पहचान है, यही तो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग वेराइटी है। अभी तक आपने ई पावर एक्स वाला देखा, साइन एक्स वाला देखा, साइन कॉस एक्स वाला देखा, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक एक्स स्क्वायर वाले टर्म के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं पढ़े हैं आप, तो ये कैसे होगा? डी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सी एफ तो निकाल लेंगे जी, सी एफ निकालना आप लोग सीख लें। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? वन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स टू दी पावर एम का फॉर्मूला ये होता है कि उसको जो एफ ऑफ डी दिया है उसको इनवर्स फॉर्म में लिखकर एक्सपैंड करते हैं, बाइनोमियल समझ सकते हैं, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे सीरीज बनाते हैं उसी तरीके से। कहने का मतलब है कि इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है कि अगर माइनस में आता है तो और प्लस में आता है तो। ये क्या है जी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस वैसे ही आगे जो प्लस वाला टर्म आएगा। और अगर माइनस में है तो अल्टरनेट माइनस आता है, ये टर्म लिखा हुआ है। तो यदि यहां पर से 4 को आप कॉमन लेते हो, क्योंकि 1 बनाना है, 4 को मैं कॉमन लेता हूं, ठीक, या -4 को कॉमन लेता हूं, तो -4 कॉमन लेने से डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो -4 बाहर चले गया, अभी भी ये फंक्शन ऐसा ही है। अब ये 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 को ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा पावर। अब ये आपके फॉर्मूले की तरह मैच कर रहा है, ये वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग। तो इसको एक्सपैंड कर लीजिए। इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे जी? 1, अगला लिखेंगे माइनस एन एक्स, तो माइनस एन लिखेंगे और माइनस एन ऑलरेडी खुद ब खुद भी माइनस है, तो प्लस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा एन एन एक्स, एन एन माइनस वन बाई टू, तो -1 यहाँ लिखोगे, -1 लिखोगे, -1 -2, नीचे 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल से 2 ये -2 कटेगा, अतः क्या मिलेगा? -1, ठीक। तो माइनस फाइनली, और एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर करोगे तो डी टू दी पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और फिर वैसे ही आने वाले टर्म, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो ये सीरीज आपने डिफाइन कर ली, एक्सपेंड कर लिया मैंने। अब बाहर के जो टर्म है उसको हर टर्म के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो ये देखिए, माइनस में 1/4 था, ये 1 है, तो -1/4 एक्स स्क्वायर ये यहां चला गया, प्लस ये -1/4 यहाँ पर, ये वाला ये माइनस आएगा यहाँ पर, -1/4 डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर इसके साथ चला गया, ये इसके साथ गया तो ये वाला आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 16 एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब टर्म्स कौन कौन से बचे आपके पास? कहने का मतलब, ठीक, ये प्लस हो गया है ना, ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी वजह से ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। उस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं अपन, कंसंट्रेट किस चीज पे कर रहे हैं कि भाई देखो, डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन। कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह डी बाई डी एक्स, ये तो 4 है, तो 4 4 16, चलो -16 हो गया बाहर में। एक्स स्क्वायर का 2 बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो एक बार करोगे तो 2x आएगा, और फिर एक बार करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है? एक्स स्क्वायर का 4 बार डिफरेंशिएट करो तो एक बार में 2x, अगली बार में 2, और तीसरी बार में तो 0 हो जाएगा। तो चौथी बार तो डिफरेंशिएट करने के लिए कोई टर्म ही नहीं बचेगा। तो वैसे ही इसके आगे जो पद आएंगे, इस सीरीज में आगे जो पद आएंगे, वो डी टू दी पावर और हायर ऑर्डर के रहेंगे, डी की घात 6 वाले रहेंगे, 5 वाले रहेंगे। तो हमारा फंक्शन तो 3 बार के डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है। तो आगे इस सीरीज के सारे पद मेरे को मिलेंगे नहीं, इधर मिलने वाले। इवन अब की D4 वाला पद भी क्या हो गया है? 0 हो गया है। केवल यहाँ से टर्म मिलेगा मेरे को, तो उसको समेटेंगे बस, पहले पद और इस पद को। तो देखिए, वहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 को बाहर ही रखें, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस था तो प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/16, और ऊपर में आएगा 2x का 2 इंटू 2 रहेगा, तो 2 से 8 बार हो जा रहेगा, और 1/4 को कॉमन लिए हो तो ये 2, आखिर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो फाइनली ये हो गया, और बस आंसर समेटना है आपको, तो बस आप क्या कर दीजिए, CF प्लस PI लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन है जिसके बराबर के उस तरफ आपको x के पावर m में कुछ चीज दिया रहे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, ये आपकी प्रैक्टिस कराएगा। इसके लिए इसमें 3 भाग में आपका भाग टूटेगा, मतलब ये पहली वैरायटी के लिए इस तरीके से बनेगा, cos 2x वाले वैरायटी से एक कंडीशन बनेगा, और एक्स स्क्वायर वाले का एक कंडीशन बनेगा। तो इसको एक्सपैंड करिएगा, और एक्सपैंड करने के बाद उसको फैक्टराइज्ड करके डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस के फॉर्म में, और उसको एक्सपैंड करना है, ठीक। करके देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। चलिए अगली वैरायटी लेता हूं मैं।
अगली वैरायटी इस तरीके से है कि ये आपको पीआई निकालना है 1/f(d)(e)(x)v, जब v जो है फंक्शन है x का, मतलब x भी दिया है और साथ ही साथ e की पावर ax भी दिया है। ये देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे हो अभी तक आप, सिंगल e पावर x वाला देखे हो, जो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन उसके साथ साथ यदि एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है या x का कोई भी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तब कैसे करेंगे? तब के कंडीशन में बनाने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है? तब कैसे करेंगे? तब क्या रूल है? CF निकालना तो वैसे ही है जैसे निकालते हैं अभी तक हम लोग, ठीक है? अब PI निकालने के लिए 1/d-1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर e पावर 3x, तो यहाँ पर e पावर 3x के लिए रूल कैसे काम करता है? ये क्या बोलता है जी कि 1/f(d) e पावर ax इंटू v, जो x का कोई फंक्शन है यदि है, तो e पावर x सामने आ जाएगा, 1/f(d प्लस a) हो जाएगा। ये जो f(d) था वो d प्लस a, e का पावर में जो था वो d के साथ प्लस हो जाएगा और v बस यहाँ बच जाएगा, और जो v बचेगा जो कि फंक्शन ऑफ x है, उस पे पुराना रूल लग जाएगा। अभी जो जस्ट पहले आपने जो सीखा, उसको पावर को ऊपर ले जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फिर अलग-अलग फॉर्म में डिफरेंशिएशन या 1 बाई, अगर याद रखेंगे d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और कहीं-कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय ऐसा भी आएगा 1/d आएगा, तो 1/d आएगा उसका मतलब इंटीग्रेशन करना रहेगा। वहां पर हम क्या करेंगे जी? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक? तो चलिए, तो रूल क्या बोलता है? ये वाला है कि अगर ऐसा है x भी है और e पावर x है, जैसे यहाँ पर e पावर x है 3x है, मतलब यहाँ पे d की जगह मैं d प्लस 3 रखूंगा, ठीक? ये जो आएगा, जैसे इसको आपने समेटा है, इसको जब समेटा है तो ये बन गया है d-1, तो यहाँ पे d प्लस 3 रखूंगा d के जगह पर, और e पावर 3x सामने आ जाएगा, यहाँ पर ये सामने आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए रूल, ये देखो क्या हुआ है, यहाँ से e पावर 3x सामने आ गया, कब? जब d की जगह पे वो क्या रखा गया? d प्लस 3 रखा गया, तो d प्लस 3 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो d प्लस 3 माइनस 1 ब्रैकेट खोलोगे का होल स्क्वायर, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर मेरे को 1 बनाना है तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ जी, तो अपना स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या बचा? 1 प्लस डी बटे 2 का होल स्क्वायर, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा उसमें पावर में, तो देखिए d माइनस 1 प्लस डी बाई 2 की पावर -2 हो गया, ये ऊपर चला गया। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे ना उसी फॉर्मूले में, बाइनोमियल के फॉर्मूले में, तो ये अपनी जगह पर है, इसको कोई छेड़खानी नहीं है, तो 1 माइनस nx होगा, माइनस है इसलिए 1 माइनस 2 डी बाई 2 प्लस 3 वो n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल करोगे तो ये कट पिट के 3 आएगा, फिर d बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स का पावर -2 अगर करते हो तो ऐसा आता है। आप करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला n फॉर्म पे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया जी, ये वाला, इसी में कर रहे हैं 2 पावर के लिए, ठीक? तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो एक्स स्क्वायर को आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म तीसरे बार के अवकलन के बाद 0 हो जाता है, तीसरे बार में 2 बार तक रहेगा, एक बार में 2x, अगली बार में 2 और अगली तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बार तक रहेगा, तो हायर पावर जो होगा इसके आगे का आने वाला हायर पावर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर वो खत्म हो जाना है, तो फाइनली 1 माइनस डी यहाँ से, और यहाँ से 3d स्क्वायर बाई 4, तो फाइनली ये हो गया x सबको दे दिया आपने, और सबका यहाँ x स्क्वायर का d मतलब 2x, x स्क्वायर का d स्क्वायर मतलब 2, तो 2 आएगा और 2 से नीचे वाला 4 2 कट जाएगा, 3/2 बचेगा, और फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट हटा के, तो पीआई आपने निकाल लिया 1/8 e टू पावर 3x 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, और उसको ले जाके सीएफ के साथ जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कि इसमें e पावर ax के साथ साथ कोई फंक्शन भी दिया था, तो उसके लिए सिंपल रूल था कि e के पावर के साथ जो चीज दिया है उसको उसमें प्लस कर लीजिए, ये वाला, और फिर जो पुराना रूल अभी जस्ट x के फंक्शन के लिए आपने पढ़ा उसको अप्लाई करिए, ठीक? इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने डाले हैं, ये देखिए डी स्क्वायर प्लस माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू e पावर 2x इंटू साइन x, तो e पावर 2x वाला फंक्शन इसमें पुट होकर d के जगह d प्लस 2 लिखकर अलग हो जाएगा, और जो बचेगा फंक्शन ऑफ d उसको साइन x का जो रूल पढ़े उसके लिए सॉल्व करिएगा। सिमिलरली हियर e पावर 2x जो है इसके लिए d के जगह पर d प्लस 2 रख के सामने आ जाएगा, और x की पावर 3 के लिए जो अभी रूल आपने एक्सपेंडेशन का पढ़ा है उसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्यूशन बताना क्या मेरा यहाँ पे पर्पस है? नहीं, अभी भी मेरा पर्पस है आपको क्वेश्चन पहचान कराना, कि जब वहां लिख के आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो बराबर की उस तरफ क्या है, और हर ये रूल है, ये धीरे धीरे जो आप सीख रहे हैं वही आपकी
की पॉइंट बनाएगा। आपके नोट्स में भी इन्हीं चीज को हाईलाइट करके रखिएगा। हर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखिएगा कि अरे यार इसमें बराबर किस तरफ क्या लिखा है। सो एक्स क्यूब इंटू ई टू पावर 2x है, मतलब इसमें एक्स का भी फंक्शन आ रहा है, ई पावर एक्स वाला भी आ रहा है। तो क्या रूल है, तो उस समय एग्जैक्ट फॉर्म में या रूल आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, तभी ना बना पाओगे आप, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि सोचोगे कि बहुत सारा मेथड है। तो इसको धीरे धीरे कमांड बनाते हुए अपने दिमाग में बैठाते चले जाइए। ठीक, तो एक वैरायटी रही, तो एक लास्ट वैरायटी फिर इसकी बच जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारा वैरायटी है पीआई निकालने का, बट दिस इज नेसेसरी। इसके बिना आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, और ये देता भी है अच्छा खासा, आपको रिवॉर्ड देता है, तो उस कंडीशन से चलना है। एक लास्ट वैरायटी जी, जब पीआई निकालना जब एक्स हो और साथ ही साथ वी कोई फंक्शन हो एक्स का, मतलब एक्स हो और वी कोई फंक्शन हो एक्स का, तब के कंडीशन में कैसे करोगे। ई पावर एक्स नहीं है ना यहाँ पर, ई पावर एक्स इंटू एक्स का फंक्शन नहीं, ई एक्स है और साथ ही साथ एक ठो एक्स है और साथ ही साथ वी भी कोई फंक्शन हो, ई पावर एक्स को छोड़ के, तब कैसे करोगे। तब के कंडीशन में इसका रूल एक्स माइनस एफ ऑफ डी एफ डेस ऑफ डी, उसका उकलन बाहर में 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू बी होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसको जनरल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। क्वेश्चन से समझिए कहने का क्या तात्पर्य है। यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो मैं जानता हूं सिंपल एक्स रहता तो बना लेता, सिंपल कॉस एक्स रहता तो बना लेता, ये एक्स ई पावर एक्स वाला कोई क्वेश्चन रहता तो अभी उसके लिए जो मेथड पढ़ा उससे बना लेता, लेकिन ये वैसा नहीं है। सी एफ निकालना आपको आता है, सी एफ पे बात नहीं करूंगा। पी आई निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि ऐसा दिया है तो x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी, ये देखिए x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी, फिर उसका एक बार अवकलन, और बाहर में 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू बी। तो देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास d क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, ये देखिए ये है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, उसका एक बार अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो d का 2d प्लस 2, d के सापेक्ष किया 1 का 0, बाहर में 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो उसी फॉर्मूले में जमा दिया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा समेट के उसको, जब आप ध्यान से देखोगे इसको, तो देखिए ये बाहर में जो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 कॉस एक्स है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ चले गया। सिमिलरली इस पूरे कॉन्सेप्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर में 2d प्लस 1, नीचे में डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है। अब जब क्वेश्चन सिंपल कॉस एक्स के फॉर्म में दिया रहता है तो हम लोग नियम जानते हैं, डी के जगह पे माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये 1 है, ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है कॉस के फॉर्मूले से, तो माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर के जगह ना, डी के जगह नहीं रखना रहता है, यही फर्क है। यहां से आपको चीज समझ में आ रहा होगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी डी के जगह 1 कर देते हैं, नहीं, जो डी स्क्वायर वाला टर्म है वहां पे माइनस 1 रखना है और स्क्वायर करके माइनस लगाना है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, x 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2d प्लस 1, अभी भी d अवेलेबल है यहाँ पर cos x। ठीक, हियर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी cos x था, तो जहां d स्क्वायर था वहां पर a मतलब कितना 1, उसको पुट करके स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 इतना आ गया। अब समेट लिए तो आपको कितना लिखाया है, देखिए ये लिखा है, तो x बटे 2 और 1 अपॉन डी कॉस एक्स, तो 1 अपॉन डी कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं बोलता ना यही चीज बताना चाहता था कि 1 अपॉन डी लिखने का मतलब है cos x का इंटीग्रेशन माइनस d प्लस 1, इसको ऐसे लिख लिए 2 से 2 ये कटा, 1 अपॉन डी स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, 2 बार इंटीग्रेशन, तो cos x का dx dx 2 बार इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये इस फॉर्म से बना, तो अब यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 1 अपॉन 2 d प्लस 1 माइनस cos x का एक बार करोगे sin x आएगा, ठीक, sin x का फिर करोगे माइनस cos x आएगा, ये लिख दी। अब फिर ब्रैकेट तोड़ोगे अंदर इसको लेके जाओगे, तो ये तो ओके हो गया है, यहाँ से ऑपरेटर हट गया है, माइनस 1/2 डी प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस को यहाँ ले आओ प्लस हो गया, तो डी कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन होगा, एक बार डी लिखने का तात्पर्य क्या है, डिफरेंशिएशन, तो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में समेट दोगे और सी एफ के साथ प्लस करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑपरेटर का भी यूज हुआ। ये कुछ छांटे हुए क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार परीक्षा में आते हैं, तो याद कर लो आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही रिपीट होता है। देखो x के साथ sin 2x, x के साथ sin x या cos x कर लिया, cos 2x कर लिया, sin 5x कर लिया, sin 8x कर लिया, कुछ भी,
तो वैरायटी इतनी है, एक्स स्क्वायर या एक्स से ज्यादा पावर नहीं देगा आपको, उतना नहीं दौड़ाएगा कि भाई दे दिया एक्स की पावर 5 और कम से कम आप 6 बार उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो फिर वो 0 हो रहा है ना? तो वैसा नहीं देगा। एक्स देगा, एक्स स्क्वायर देगा, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जी जितने सारे यूनिवर्सिटीज है सब में। आपको पहचान आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सॉल्व किए हमने, एक तरीके से उसको लिखा। अब इस तरीके से लिखने का हैबिट कब होगा, जब आप 2-3 क्वेश्चन बनाना, ज्यादा नहीं, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा दिन भर उसमें कॉपी रंगने की। आप 2-3 क्वेश्चन बना के उसको कैसे जमाते हैं ये वाला, ये स्टेटमेंट्स याद कर लो। तो एक ही क्वेश्चन देखने से ये आपके दिमाग में बैठा नहीं रहेगा। 2-3 क्वेश्चन की वैरायटी देख के इसको आप जानेंगे जब कि ऐसे इसको जमा के फिर आगे बढ़ा जाता है तो ये हो। तो इस वाले वैरायटी में इंटीग्रेशन भी आया। तो अभी तक मैंने आज और आपको वैरायटीज बताई पीआई निकालने की इस क्लास में। एक डी वैरायटी ये था जब sin x cos x 0 हो जाता है। दूसरी वैरायटी ये थी कि जब हमारे पास x टू द पावर m का कोई फंक्शन दिया हो। तीसरी वैरायटी ये थी जी कि जब हमारे पास e पावर x के साथ साथ एक फंक्शन ऑफ x भी जुड़ा हो उसमें, तब कैसे सॉल्व करेंगे। और एक वैरायटी हमने ये देखी कि यदि x के साथ कोई x का फंक्शन और हो जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फॉर्म में हो सकता है e पावर ax को छोड़ के। e पावर ax वाला तो अलग नियम अभी जस्ट पहले आप पढ़े, तब आप कैसे बनाएंगे। तो यहां तक हमने इस चीज को जाना कैसे जमाना है कैसे, और ये सॉल्व करने के रूल आपने देखे। तो ए बी सी डी ई एफ जी तक, ठीक 7-8 वैरायटी जितने होते हैं उतने हमने पीआई निकालने के रूल देखे। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको याद है इतने सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में बैठा ली है तो इतने से आप क्वेश्चन बना लेंगे। नॉन होमोजेनियस क्वेश्चंस जो कि बराबर के उस तरफ कोई फंक्शन होता है उसको पहचान भी लेंगे और उसके सही समय पे सही सॉल्यूशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब हमने एक टॉपिक यहाँ पर अपने इस यूनिट में पढ़ा था व्रॉन्स्कियन के बारे में। तो व्रॉन्स्कियन क्या है जी, एक डिटर्मिनेंट है जो कि हमें बताता था कि कोई भी सॉल्यूशन लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो व्रॉन्स्कियन अगर सिलेबस में दिया है और अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करिए, या मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के तहत आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। और मैं कहता हूं कि यदि आप ऊपर के 6-7-8 वैरायटी के पीआई निकालने के मेथड्स पे से बचना चाहते हैं तो, और अगर आपका इंटीग्रेशन में कमांड बहुत अच्छा है, आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेते हैं, समाकलन में आपका कमांड अच्छा है, तो ये व्रॉन्स्कियन मेथड से हम लोग किसी भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन के। अभी तक जो 7-8 रूल आप पढ़े, ठीक, उन सब टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जा सकता है एक ही तरीके से। लेकिन इसके लिए जरूरत है आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है आपसे गलती हो सकती है। तो परीक्षक 2 तरीके से पूछता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी टाइप का दे तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक अगर वो आपको बोलता है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, चरों प्राचलों के वेरिएशन से, उसके हाँ वेरिएशन से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकलन ज्ञात करिए, तो फिर इस पर्टिकुलर मेथड का आपको यूज करना पड़ता है। क्या कहता है उसको समझिए। यदि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, इस तरह से देखिए d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू x, ठीक, तो इस के बराबर में x करके दिए हैं, मतलब x आर कोई भी फंक्शन है x का, pq कांस्टेंट है, pq और x कोई भी फंक्शन है x का, तब के कंडीशन में जो pi होता है, जो pi होता है वो इस तरह से दिया जाता है कि pi इज इक्वल टू -y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू एक्स, मतलब बराबर किस तरफ क्या है, बटे व्रॉन्स्कियन dx, प्लस रिवर्स कर दीजिए चीजों को, प्लस ले लीजिए y2 बाहर, y1 इंटू एक्स बटे व्रॉन्स्कियन dx। तो ये कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकाल के दे देता है, where y1 and y2 are the solution of the equation and w is the Wronskian of y1 and y2। क्वेश्चन से समझिए तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10x। इसकी पहचान एक ये भी है कि बराबर में अभी तक हम लोगों ने 10x का कोई रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ा है, cot x का कोई रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ा, ये अजीब फंक्शन है। और 10x को ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप, sin x बटे cos x लिखोगे,
फिर बोलोगे कि साइन एक्स का रूल जानते हैं, फिर कॉस एक्स को कैसे लिखोगे, सेक एक्स लिखोगे ज्यादा से ज्यादा। तो सेक एक्स का भी हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं अभी तक, जो 6-7-8 वैरायटी आप पढ़े हैं उसमें। तो इस मेथड को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और सिर्फ ये लिखा रहेगा तो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अभी तक तो मैंने इसको बनाने का कोई मेथड हमने पढ़ा नहीं, तो फिर इसके लिए भी ये काम करता है ऐसे अजीब फंक्शंस के लिए। log x अगर बराबर में log x दे दिया है तो log x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हम लोग अभी तक, जो 7-8 वैरायटी पढ़े उसके लिए, ठीक। cot x दे दिया, cosec x दे दिया, ठीक। तो कुछ चीजें हैं ऐसा। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि d2y बाय प्लस d2y बाय dx2 प्लस y इज इक्वल टू 10x। तो भाई सिंपल है, f ऑफ d मेरा d स्क्वायर प्लस 1 है, d स्क्वायर y 10x। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1, m मेरा प्लस माइनस i आता है, cf में लिखूंगा c1 cos x प्लस c2 sin x। ये इजी है। अब यहाँ पर देखिए y1 y2 किसको मानोगे, ये जो फर्स्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, वो पहला सॉल्यूशन होगा y1, सेकेंड कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरा सॉल्यूशन होगा y2। ये नया चीज है यहाँ पर ना। तो हमने y1 पाया, क्या CF निकालने के बाद जो कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही हमारे y1 और y2 होते हैं। ये डिफाइन हो गया। अब रूल क्या बोलता है मेरा, PI निकालने का। PI उसके बाद इन दोनों का ना ब्रॉन्स्कियन निकाल लेंगे। y1 और y2 का क्या निकालेंगे, ब्रॉन्स्कियन। तो वो तो निकालना आप सीख चुके होंगे, अभी तक पिछले क्लास में मैंने इसको समझा दिया था आपको। ब्रॉन्स्कियन क्या है जी, एक डिटर्मिनेंट है जो कि आपके सॉल्यूशंस के लिए एक वैल्यू देता है। तो दो ठो सॉल्यूशन निकला है तो 2 क्रॉस 2 का ब्रॉन्स्कियन बनेगा। तो ब्रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y1 डेज, y2 y2 डेज। तो y1 y2 आपने डिफाइन किया था, तो y1 डेज और y2 डेज भी निकाल लीजिए। तो y1 डेज इसका डिफरेंशिएशन, y2 डेज इसका डिफरेंशिएशन, और ब्रॉन्स्कियन में रख दिए। ब्रॉन्स्कियन में रख दिए और सॉल्व किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ब्रॉन्स्कियन की वैल्यू कितनी है जी, W की वैल्यू 1। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं इस मेथड से जा रहा हूं तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है। यही इंपॉर्टेंट है ना, यही महत्वपूर्ण है। ये आपको याद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, और बहुत इजी है जी, सिंपल है। PI इज इक्वल टू माइनस y1, इंटीग्रेशन कर लो y2 का बराबर के फंक्शन के साथ डिवाइड करके ब्रॉन्स्कियन को, प्लस y2 पहला फंक्शन बराबर के उस तरफ के फंक्शन के साथ, सॉरी पहला सॉल्यूशन बराबर के उस तरफ फंक्शन के साथ, और ब्रॉन्स्कियन इनटू dx। तो अब देखिए बराबर के उस तरफ क्या लिखा हुआ था, 10x लिखा था ना, 10x लिखा था। ब्रॉन्स्कियन कितना निकाले हो जी, 1 निकाले हो। y1 कितना आया है, cos x, और y2 कितना आया है, sin x। ये सब है आपके पास। तो देखो माइनस y1 की जगह cos x, y2 की जगह sin x, x के जगह 10x बटे 1 ब्रॉन्स्कियन 1, प्लस sin x cos x sin x। तो सब जमा दिए हमने, अब ये सब जमा दिए। अब यहीं के बाद ना आपके इंटीग्रेशन की टैलेंट शुरू होती है। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो यहाँ पर की चीजों को हैंडल करना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो इजी है, तो चलो बहुत टफ भी नहीं आता है, मीडियम रेंज का इंटीग्रेशन रहता है। तो sin x, तो 10x को sin x बटे cos x लिख लेंगे तो ऊपर sin स्क्वायर x बटे cos x हो जाएगा। यहाँ पे sin x है, cos x इंटू 10x है, तो sin x बटे cos x लिखोगे तो cos x कट जाएगा, 10x को जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ सिर्फ sin x बचेगा, ठीक। तो बाहर में जो है वो बाहर ही में रहेगा ना, उसको अंदर लेके नहीं जाना है। यहाँ पे कंफ्यूज गलती मत करना, जो y1 बाहर रखे हैं वो बाहर ही रहेगा इंटीग्रेशन के, जो y2 बाहर है वो बाहर ही रहेगा, ठीक। यहाँ से मत कटा देना और कोई चीज, जैसे यहाँ पे 10 को sin बटे cos लिख के इस cos को मत कटा देना, इंटीग्रेशन के भीतर का चीज है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जी sin स्क्वायर x को क्या लिखोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये cos x दोनों के बटे में जाएगा जी, तो इसके बटे में जाएगा और इसके भी बटे में जाएगा। तो इसके बटे में यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये हो गया है माइनस cos x। और यहाँ पर 1 अपॉन cos x ये वाला डिवाइड करने के बाद, और cos स्क्वायर x बटे cos x, ठीक। तो ब्रैकेट हटा लेंगे और बाहर में जो माइनस था ये वाला माइनस वो अंदर आएगा तो पद पलट जाएंगे। तो cos x यहाँ पे आता है, उसको सामने लिख लिया हूं तो बाहर में प्लस हो गया है ना। अब माइनस sec x dx, तो ये dx हो गया। अब इंटीग्रेशन को भीतर ले जाइए, तो मैं जानता हूँ cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sec x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ log sec x प्लस tan x होता है। ये पुट कर दिया, माइनस में sin x इंटू cos x था। फाइनली जब इसको पूरे को समेटोगे तो माइनस cos log sec x प्लस tan x आएगा। ये आपका PI है, और कंप्लीट सॉल्यूशन मैं जानता हूँ कि CF प्लस PI होता है। तो C1 cos x प्लस C2 sin x, ये CF था, माइनस
cos x log x sec x plus tan x मेरा पीआई था, आपने इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल लिया व्रॉन्स्कियन मेथड से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से। तो ये तरीका सभी क्वेश्चंस के लिए काम करेगा, बस आपका यहाँ का इंटीग्रेशन ऐसा उलझा हुआ नहीं बनना चाहिए। या इंटीग्रेशन जब यहाँ पे आए तो उसको बड़ी सावधानी से करना है। तो अभी तक हमने जो 6-7 वैरायटी पढ़ी उन सब में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा कि यार इसको अगर सब में अप्लाई कर लें तो सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन को बना के देखना, जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं मैंने। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि नया मेथड अलग है थोड़ा, इसलिए एक और बनाया है, जल्दी से देखते हैं। देखिए जी, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरफ है e टू द पावर माइनस एक्स log x, तो log x वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं हम लोग अभी तक, कोई रूल नहीं है अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें। तो फिर इसको कैसे, और इसमें क्या लिख दिया है, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व लिखा है, इसमें व्रॉन्स्कियन का भी कोई डिस्कशन नहीं किया है। इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड उपयोग करो ये भी नहीं बोल दिया है, उसी बोल दिया है सॉल्व करो। तो भाई अब आपका दिमाग बहुत कूल काम शांत है, तो आपको दिमाग में याद आएगी कि हाँ यार इसका एक अलग मेथड भी होता है, क्यों ना उस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो एफ ऑफ डी लिखे हमने ऐसा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद रूट निकाले तो रूट आया -1 जो कि समान है और अलग अलग हैं। तो वैसे कंडीशन में CF कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2 x e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब C1 के साथ e टू द पावर माइनस एक्स गुणा हो रहा है और C2 के साथ x e टू द पावर माइनस एक्स गुणा हो रहा है। तो मेरा y1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, y2 हो जाएगा x e टू द पावर माइनस एक्स, और बराबर के उस तरफ क्या था, वो कैपिटल X है, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया। तो भाई मैं व्रॉन्स्कियन निकाल लेता हूँ पहले इन दोनों फंक्शन के लिए। तो पहला डेरिवेटिव ये हो गया, इसका पहला डेरिवेटिव ये हो गया, 2 क्रॉस 2 का व्रॉन्स्कियन मैंने लिखा, सॉल्व किया इसको, तो कितना है e टू द पावर -2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे बड़ा चीज क्या होता है जी, pi is equal to -y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2x by व्रॉन्स्कियन dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1x अपॉन व्रॉन्स्कियन dx। तो फाइनली सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, पुट करिए वैल्यू e पावर माइनस ऑफ x माइनस x e टू द पावर माइनस एक्स, ये देखिए निकल के आया है इसका मान, किसका है जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, y2, तो y2 ये रहा, और यहाँ पर x तो e पावर माइनस एक्स log x ये रहा, अपॉन व्रॉन्स्कियन ये रहा, ये पुट कर दिया आपने, सिमिलरली यहाँ भी पुट कर दिया। ठीक, सारी चीजें देखिए क्या क्या कटता पिटता है, तो यहाँ पर से e पावर -2x कैंसल आउट हो गया, ये पावर जुड़ेगा नीचे ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा x log x, तो x log x बचा, प्लस यहाँ पर x e पावर माइनस बाहर है ना, जो बाहर है उसको बाहर ही रखना भाई। फिर यहाँ पर e पावर -2x e पावर -2x कट गया, क्या बचा, सिर्फ log x बचा। अब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, सिंपल सा है। log x को पहला फलन मानोगे, cos x को दूसरा फलन मानोगे, तो e पावर -x s स्क्वायर बाय 2 हियर यू हैव एंड 1/2 माइनस log x इसके इंटीग्रेशन के बाद मिलने वाला है, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके लिए अप्लाई कर लोगे तब। एंड अगेन हियर यू हैव अ x log x, तो यहाँ पर 1 मानकर और log x को इंटीग्रेशन करना है, तो 1 को दूसरा और log x को पहला फलन करके आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, और फाइनली ये आपका pi हो गया, और कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e पावर -x, और इसको जोड़ दोगे यार, सिंपल सा, उससे आपको आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने व्रॉन्स्कियन मेथड से आपके लिए बनाए हैं, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 मैन वाला ही पॉपुलर रहता है, इससे आप एक बार अपने से बना के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस वाले की। ठीक, और आपने अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जितने मेथड पढ़े हैं वो भी आप ग्रैब करके रखिएगा। वो जो क्वेश्चंस आते हैं जो तरीके से दिया हुआ है उसको भी इससे सॉल्व करके देखिएगा व्रॉन्स्कियन मेथड से, मे बी बहुत इजी तरीके से आप इसको बना पाए। केवल एक ही चीज होता है, मैंने बताया, इंटीग्रेशन कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, क्योंकि जब आप पुट करके ये पीआई लिखते हैं तो एक बड़ा सा अगर इंटीग्रेशन आ जाता है, और इंटीग्रेशन में कमांड अगर लूज है तो फिर जाके वहां पे कहीं पे अटकने के चांसेस होते हैं। तो या तो आप वो 7-8 वैरायटी याद करके रखिए, और वो भी इजी है, थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग आसानी से उसके सारे मेथड्स याद कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं। हर सेक्शन का 2-2 3-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो। और फिर ये तो है ही है हमारे पास बैकअप के लिए, जब यदि बराबर के उस तरफ यदि tan x दिया है, cot x दिया है, log x दिया है, ठीक है, अलग तरीके का x का फंक्शन दिया है जिसका डायरेक्ट आप नहीं जानते फॉर्मूला में, तो फिर इसका यूज करिएगा आप व्रॉन्स्कियन वाले तरीके का। ठीक है, तो यहां तक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं विथ व्रॉन्स्कियन, कि व्रॉन्स्कियन होता क्या है, वो किस तरह का डिटरमिनेंट है, क्या चीज बताता है, वो सारा चीज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इस सेक्शन में एक चीज आपका वो मिलता है, यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम बहुत मतलब आउटपुट देने वाला नहीं है, ठीक, वो लेंदी है, तो मैं वो चीज में आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। मैथमेटिकल वे में उतना आउटपुट नहीं है उसका, 10 में से
एक आध दो बच्चे ही एग्जाम में लिख के आ पाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग रहता है और लेंदी भी है। अब मुझे लेंदी लगा है तो आप लोग तो और परेशान हो जाओगे। तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा हमारी यूनिट से। ये वाला सेक्शन अच्छे से करिए, मैं इसी यूनिट के अगले सेक्शन पे जा रहा हूँ। वो एक थ्योरम बस है। अगर आप किसी को कहीं से पढ़ना होता है, मिल जाता है, अपने मैथ्स के टीचर वीचर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, मिल जाएगा। मुझे लेंदी लगा है तो मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें बच्चे आउटपुट नहीं है। जितना इन्वेस्ट करेंगे ना उतना फायदा नहीं है उसमें, कंफ्यूजिंग ज्यादा है, टाइम वेस्ट ज्यादा है। तो फिलहाल मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। इस यूनिट का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि अपन को देखो जितना पढ़ रहे हो ना उतने से इस यूनिट से ना 100% मार्क्स बना लोगे आप, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सेक्शन है उसकी ओर मैं चलता हूँ कि हमारा ये यूनिट अब जो अगला सेक्शन है हमारा कि कर्वी लीनियर ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमको सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, मैं कहूँ इमेजिनेशन की जरूरत है आपको। पारंपरिक मैथमेटिक्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा अलग है, उस चीज को समझ के चलना है, उसके रूल रेगुलेशंस फॉर्मूला ये सब याद करके रखना है और उसके आधार पे फिर इसके रिजल्ट्स को अपन को सॉल्व करना है। ठीक है? तो अगर यहाँ तक आप पॉज़ ले सकते हैं, फिर ब्रेक लेके यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक ही वीडियो में इस चीज़ को कंटेंट करके रख रहा हूँ ताकि टॉपिक्स इधर-उधर बिखरे नहीं, ठीक है? तो ये अगला सेक्शन मैं इस यूनिट 2 का चालू कर रहा हूँ यहाँ पर से। ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वी लीनियर कहने का मतलब है कर्व जैसा, वक्र जैसा, मुड़ा हुआ, ठीक? तो कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये आप अभी तक पढ़ते आए हो बचपन से कि एक्स वाई जेड अक्ष है, मूल बिंदु है, किसी बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना है तो वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट के आधार पर इस तरह से निकाला जाता है। तो वो एक निर्देशांक पद्धति नॉर्मल कंडीशन में। बट फिजिक्स के एक्चुअल सिचुएशन में या मैथमेटिक्स के एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे 90 डिग्री पे एकदम एक दूसरे को काटते हुए अक्ष मिले। बल्कि हमको एक्चुअल कंडीशन में ऐसा होता है कि जो वेरिएशन है वो इस तरह से कर्व फॉर्म में रहता है। पार्टिकल्स का जो वेरिएशन होता है, उसका फैलाव वो या वो जो शेप बनाएगा या जो आकृति बनाएगा, वो इस तरह से शेप वाइज़ होता है, ठीक? जैसे सिंपल से अगर मैं कहूँ इसका आप उदाहरण समझिए कि जैसे समुद्र में जहाज है, तो समुद्र में जहाज कैसे चलता है जी? ये आकार उससे मिल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। उसके नीचे में घूमने वाले ब्लेड लगे रहते हैं। वो पानी को तेजी से घुमाते हैं, पानी को तेजी से घुमाते हैं तो आगे की ओर फ़ोर्स जनरेट होता है, रिएक्शन फ़ोर्स, और जहाज आगे की ओर बढ़ता है। मोटर बोट जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये जो अगले डायग्राम में शेप हमने बनाया हुआ है, ये कुछ उसी तरीके से नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस तरह के शेप से जब वाटर का को जोर से आप घुमाते हो, तो बेलनाकार दिशा में सिलिंड्रिकल डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है। कौन से डायरेक्शन में बनेगा जी? पानी ऐसे घूमेगा इस ब्लेड के माध्यम से, तो ऐसे सिलिंड्रिकल डायरेक्शन में वॉल्यूम वाइज़, सरफेस वाइज़ उसमें चेंजेस होगा। और घुमाने का काम कौन कर रहा है? तो यही वो ओरिजिन है। इसी कंसेप्ट को लेके उस ब्लेड को डिजाइन किया गया है कि इमेजिन पहले करो दिमाग में कि जब वाटर को मेरे को घुमाना है तो किस शेप में घूमेगा और किस शेप में घूमते हुए आगे बढ़ेगा ताकि मेरे को रिएक्शन फोर्स पीछे की ओर मिलेगा। तो दैट इज द परफेक्ट शेप। तो जब आप ब्लेड्स का वो शेप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से बना होता है। बच्चे लोग जो खेलते हैं जिसको हम लोग हवा में उड़ाने वाला एक क्या बोलते हैं जी उसको, अ, मेले वगैरह में रहता है, हाथ में लेके आप उसको घूमेंगे अच्छे से, मतलब हवा पे रखेंगे तो वो पंखे की ब्लेड की तरह घूमता है। तो उसको भी इस तरह से बेंडेड कर्व बनाया जाता है क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट से एयर को इक्वल अमाउंट में काटते हुए एक शेप जनरेट करता है। तो ये एक्चुअल कंडीशन है। तो एक पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हो फिजिक्स में, ये कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा कोई फिजिकली पॉसिबल तो हो नहीं। जब हमको एक्चुअल में रियल कंडीशन के साथ जूझना पड़ता है, तब के कंडीशन में हमारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे नहीं होते बल्कि एक्चुअली बेंडेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। उसी को कहते हैं एक वक्र बनाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हम लोग कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें कैसे निर्देशांकों को लिखते हैं, कैसे वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, उन सारी चीजों को जानना है। तो नॉर्मली एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। बट इन एक्चुअल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल बाय रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स। कि वास्तव में उपयोग में क्या है, हमको कठिनाई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता सिचुएशन, हमेशा 90 डिग्री पे अक्ष काटते रहे ऐसा रहे। तब हम लोग हेंस वी यूज द कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह से है जो कि अपने कांटेक्ट पॉइंट के बाद मुड़े हुए रहते हैं, कर्व जैसे बनाते हैं, और कांटेक्ट पॉइंट पर वो 90 डिग्री पे रहते हैं, इसलिए उसको ऑर्थोगोनल बोल देते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे। कहां पर? कांटेक्ट पॉइंट पे, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री पे रहेंगे। उसके बाद उनका जो फैलाव होता है वो कर्व की तरह रहता है।
कर्व की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स अक्ष पे एक्स कंपोनेंट, वाई अक्ष पे वाई कंपोनेंट, जेड अक्ष पर जेड कंपोनेंट जो होता है आप डिफाइन करते हैं, वैसे ही इस तरह के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कुछ नए कंपोनेंट, नए निर्देशांक परिभाषित करते हैं, जिसको u1, u2 और u3 के रूप में लिखा जाता है, जहां पर u1 x y z के फंक्शन में बनता है, u2 भी x y z का फंक्शन है और u3 भी x y z का फंक्शन है। मतलब ये घूमते हुए, रुका हुआ नहीं है, रोटेट हो रहा है। मतलब u1 की यहाँ पर देखो जी, x अक्ष में गति कर रहा हूँ बोलता हूँ तो इधर ही जाऊंगा हमेशा, तो ये फिक्स है। वाई अक्ष में गति कर रहा हूं तो इधर ही जाऊंगा मैं, जेड अक्ष में गति कर रहा हूं तो इधर ही जाऊंगा, फिक्स है ना, कभी चेंज नहीं होता। बट अगर ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो u1 कभी यहाँ है, u1 कभी यहाँ है, u1 कभी यहाँ, ये u3 घूम के यहाँ आ जाएगा, u2 घूम के यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन कर रहे हैं। तो नया मैं पैरामीटर जो डिफाइन कर रहा हूँ u1, u2, u3, वो x, y, z तीनों को रखे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने कैसे परिभाषित किया है कि u1 is a function of x, y, z and also u2 is a function of x, y, z, u3 is a function of x, y, z। ठीक, तो इन्हें x, y, z हेतु सॉल्व करेंगे। जब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे आप, एक्सप्रेशंस को हल करेंगे, ये समीकरण जब दिए रहते हैं मैथमेटिकली, उसको जब हल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि x जो है x अक्ष के ओर विस्तार प्रदान करेगा और वो u1, u2, u3 के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा भाई u1 भी x तरफ जाएगा, u2 भी x तरफ जा सकता है, u3 भी x तरफ जा सकता है। मतलब x सिर्फ x नहीं है कि आप x अक्ष में टू सेक्शन तक गए और x बराबर 2 मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, या x बराबर -3 मतलब माइनस डायरेक्शन में आपको एक वैल्यू मिल गया। नहीं, एक्स का डायरेक्शन उस रोटेटरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या मूव करने वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू वो तीनों भाग में उस हमारे नए परिभाषित किए गए वेरिएबल्स के हर सेक्शन में x भी है, y भी है और z भी है। तो x इज नॉट ओनली x बट डिपेंड ऑन u1, u2, u3, y इज नॉट ओनली y बट डिपेंड इन दिस सिमिलरली z, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि कार्टेशियन से कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में बदलता है। तो हमने क्या किया, आप इमेजिन किए, फील किए इस चीज को, और हमने कुछ नए पैरामीटर डिफाइन किए हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है उसको समझिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो कोऑर्डिनेट सरफेस बनेगा। कोऑर्डिनेट सरफेस बनेगा कहने का मतलब है कि कोई चीज जैसे रोटेट हो रहा है इस तरह से ना, सॉरी उल्टा हो गया, इस तरह से, ठीक, एक को u1, एक को u2, एक को u3, अभी रफली मैंने डिफाइन किया। तो जब स्टार्टिंग में ब्लेड घूमनी शुरू होती है, मान लीजिए, तो पानी का फ्लो अगर मैं इसको बनाऊं तो एक अलग कलर ले लेता हूं, तो पानी का फ्लो मान लो थोड़ा सा धीरे से वो वाटर को रोटेट करता है यहाँ पर ऐसे। जब अगले राउंड पे और स्पीड बढ़ेगी ब्लेड की तो वो इस तरह से वाटर को रोटेट करेगा, ठीक, ऐसे। ये सिर्फ क्या ओसनिक कंडीशन पे ही नहीं, विभव वगैरह इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, फैलता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जनरेट होता है, तो भी ये चीज काम करता है। तो भाई यहाँ पर देखिए u1 यहाँ इस वाले एरिया के लिए डिफाइन करूंगा तो u1 इतना है, तो कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट मान लूंगा, मतलब मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। u2 को यहां तक करके अगर मैं कांस्टेंट मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि u2 यहां से अभी नहीं बढ़ता, वैसे u3 को मैं यहां तक बोलूंगा कि यहां तक कांस्टेंट है। तो अगर इन तीनों को ले लूंगा तो ये वाला एरिया मैं स्टडी कर सकता हूँ। सिमिलरली आगे बढ़ूंगा तो अब u1 का मान कितना हो गया, ये हो गया, तो u1 चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो वेरी हो रहा है। तो यहाँ तक अगर u1 मान लिया, यहाँ तक अगर u2 मान लिया और यहाँ तक अगर u3 मान लिया यहाँ तक, तो फिर मैं इस वाले सेक्शन के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। मतलब u1, u2, u3 को कांस्टेंट मानने से हमेशा हमको एक सरफेस मिलता है। तो वो बोल रहा है कि u1 कांस्टेंट है तो एक सरफेस मिलेगा, u2 कांस्टेंट है तो एक सरफेस मिलेगा, u3 कांस्टेंट है तो एक सरफेस मिलेगा, और उन सरफेस के कॉम्बिनेशन एक दूसरे पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सरफेस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनता है, इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, बट व्हेन इफ they intersect to each other in 90 degree then we call especially orthogonal intersection और orthogonal curvilinear coordinate system। मतलब ये सतहें एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं। तो कांस्टेंट पुट करने का तात्पर्य है कि हमको एक एक सरफेस उसको कांस्टेंट बनाते जाएंगे तो मिलता जाएगा। जैसे यार मैं कहूं कि u1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है ना। u3 इज इक्वल टू 6 है, तो वो 6 डायरेक्शन तक गया है, यहां तक गया है, तो एक अनुपात इक्वल फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, तो ये कांस्टेंट कहने का तात्पर्य है। तो ये एक एक चीज उतना उतना सरफेस हमको प्रदान करता है, ठीक है।
अब इसके लिए स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे उस चीज को समझिए। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, किसके लिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? कर्वीलिनियर में नॉर्मल कंडीशन में पोजीशन वेक्टर रहता है वो तो अपना है। तो नॉर्मल जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल 3D वेक्टर पढ़ते हैं, तो r बराबर ऐसे लिखते हो आप कि r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, जहां i, j और k आपके वेक्टर कंपोनेंट है ना, ये वाले। कर्वीलिनियर में हम लोग कैसे लिखते हैं कि यही r वेक्टर मेरा u1 u2 u3 पर डिपेंड करेगा, जैसे x y z डिपेंड करता है u1 u2 u3 पे, क्योंकि कंटिन्यू वो चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर ना एक स्केल फैक्टर डिफाइन करेंगे हम लोग। स्केल फैक्टर कहने का मतलब है, जैसे इस डायग्राम में यहाँ तक गया तो इस अनुपात में गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, वैसे ही अगले इस वाले स्फीयर के लिए यहाँ तक मान लो चले जाते हो आप, ठीक, तो इधर से ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये अनुपात आखिर कितना है? मैंने बोला ना कि कांस्टेंट है, लेकिन किस रेशियो में, हर बार वो किस रेशियो में आगे बढ़ रहा है, कि क्यों चेंज हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो हमारा जो नॉर्मल आर था, नॉर्मल कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म में जो r था वो u1 u2 u3 पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कर्वीलिनियर में, और कर्वीलिनियर में डिपेंड कर रहा है तो फिर उसके लिए कितने अनुपात में कैसे कैसे चेंजेस हो गया उसको स्केल फैक्टर या लामे कोफिशिएंट्स बोलते हैं, हर एक्सिस के अकॉर्डिंग। वो क्या है जी? कट रेशियो है, किसका? u1 u2 u3 का। ये जो कट रेशियो है ना, यहाँ कट कर रहा है एक सिचुएशन में, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, वो कट रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर बोलते हैं, और उसको लामे कोफिशिएंट भी बोलते हैं ना, उसको याद रखिएगा, नाम कभी कभी पूछ देता है। तो कट रेशियो ऑफ द u1 u2 u3 इफ द सरफेस u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब u1 कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, u1 को मैं कांस्टेंट ले लिया यदि, तो क्या कट रेशियो आएगा? देयर एग्जिस्ट टू सेट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, जैसे मान लो एक पॉइंट पर घूमते हुए सिचुएशन में, वेरी करते हुए सिचुएशन में, कोई एक पॉइंट पर आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक डायरेक्शन से, ठीक, ये तीन नॉर्मल कंडीशन में हो गया, और कर्वीलिनियर में ही ये चीज क्या चीज है जी? ऐसा बेंडेड फॉर्म में है, ऐसा, ठीक, कर्वीलिनियर बेंडेड फॉर्म है। तो अगर एक वेक्टर मेरा u1 u2 या u3 में से एक वेक्टर यदि कांस्टेंट है u1, तो u1 जहां पर रुकेगा, गति कर रहा है ना, इमेजिन करिए चीज को, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, गति कर रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा, अरे यार किसी, आप जैसे मान लो तुम कहीं घूमने गए हो और पार्क में बढ़िया घूम रहे हो, और तुम बोलते हो कि मेरी अच्छी सी फोटो खींच दो, तो फोटो खींचते हो तो क्या होते हो? कांस्टेंट होते हो ना, पोज देते हो, रुक जाते हो एक जगह, हाँ भाई चल फोटो खींच। घूमते तो नहीं रहते, दौड़ते तो नहीं रहते। जब भी फोटो खिंचाते हो, चाहे कैसा भी सेल्फी ले लो किसी के साथ हो, फोटो खिंचाने का तात्पर्य क्या है? आपकी आकृति को मेजर करना है, आपके साइज शेप को, मेरे को किसी इंस्ट्रूमेंट से एक जगह पे आपकी चित्र उतारनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको मैं कांस्टेंट करता हूँ, प्लीज स्टेबल, एक जगह रुकिए, एक पोज लीजिए, फिर आपकी फोटो होती है। तो ये घूमता हुआ चीज है, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि कंटिन्यू चेंज हो रहा है। अब उसमें अगर एक दिशा से मेरे को उसकी वैरायटी चेक करनी है, तो मैं u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा डिफाइन किया। तो u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट जैसे ही डिफाइन किया आपने, तो मान लो पहले वो ऐसे रोटेट होते 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 ऐसे आ रहा था, यहाँ ऐसे घूम रहा था, इस तरह से चीजें चेंज हो रही थी। तो जैसे ही यहाँ पर आपने उसको क्या बोला? कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे ही बोला, तो ये जो मोशन करता हुआ हिस्सा है, उसमें लगने वाला फोर्स या उसमें लगने वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, वो दो दिशाओं में काम करेगा। देयर एग्जिस्ट टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, वन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक स्पर्शीय दिशा में काम करेगा, उसके स्पर्श रेखा की दिशा में काम करेगा, और एक उसके डायरेक्शन में काम करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में काम करेगा। हम लोग जानते हैं ना कि मोशन करते हुए पार्टिकल का एक क्षैतिज घटक होता है और एक लंबवत घटक होता है। ये तो पढ़े हैं आप लोग। नॉर्मल नॉर्मल मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। कोई मोशन करने वाला चीज है, जैसे धागे में रस्सी बांध के भी घुमाओगे तो वो स्पर्श रेखीय गति भी करता है और केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल भी लगता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो act on that, and the tangential force is also act on that. There's similar situation here. So when this type of situation, when you uh, pause the situation here by defining the u1 is equal to constant, there exist two set of unit vector. One is tangential direction, which is defined by this term कि del r upon del u1 h1 e1 कैप। तो h1 वो रेशियो है, h1 वो रेशियो है जो यहां से यहां तक वो बनाएगा अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? इट्स अ स्लोप, इट्स अ चेंज, इट्स अ वैरायटी और वेरिएशन। सो डिफरेंशिएट वंस टाइम। सो डी आर बाई डी यू वन किसके रिस्पेक्ट में? यू वन इज, क्योंकि यू वन को कांस्टेंट लेना है,
तो वो मिलता कितना है, कैसे डिफाइन करते हैं, H1 E1 कैप। तो यहाँ पे E1 कैप क्या है, U1 के लिए पोजीशन वेक्टर, जैसे X के लिए पोजीशन वेक्टर I होता है, Y के लिए पोजीशन वेक्टर J होता है, Z के लिए पोजीशन वेक्टर K होता है, वैसे ही U1 के लिए पोजीशन वेक्टर को E1 कैप से डिफाइन करते हैं। ये कैप है ना, I कैप, J कैप, K कैप। वैसे ही U2 के लिए पोजीशन वेक्टर जो निर्देशांक सदिश होगा, इसको E2 कैप बोलेंगे। E3 के लिए E3 कैप बोलेंगे। ठीक, तो हमने अभी फिलहाल एक कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट माना, तो उसका दो टाइप का फोर्स होगा, एक होगा स्पर्शीय टेंजेंशियल, इसको ऐसे डिफाइन करोगे, डेल आर अपॉन डेल U1 H1, H1 ही वो रेशियो है, और वो कितने अनुपात में डिफाइन हुआ है उसको उसके सदिश खंड से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको E1 कैप से डिफाइन करते हैं। So this is the formula, and other is normal to the surface. other क्या है, इसके लंबवत घटक काम करेगा, normal to the surface। तो normal to the surface का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसका ग्रेडियंट मॉड, इसका ग्रेडियंट मॉड की डेल U1 बटे डेल U1 का मॉड। ठीक, ये अभी याद करके चलना है फिलहाल आपको, जब ये आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में जब आएंगे अपन, जब इसका पढ़ेंगे तो अच्छे से इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो हमने ये जाना कि E के फॉर्म में हमने चीजों को डिफाइन किया है, जैसे U1 के लिए E1 डिफाइन किए हो यहाँ पर आप, वैसे U2 के लिए E2 डिफाइन करोगे, और U3 के लिए E3 डिफाइन करोगे। तो कोई भी सदिश, कोई भी राशि, कोई भी इक्वेशन को कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करने के लिए E के पदों में लिखा जाता है, E के टर्म्स में उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो यदि मैं एक वेक्टर R को एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, जो कि डिपेंड करता है, क्योंकि डिपेंड करता है कैसा हमने डिफाइन किया है कि माई वेक्टर R इज R U1 U2 U3, मैंने ये चीज डिफाइन कर दिया है कि मेरा एक्चुअल R जो था वो U1 U2 U3 पे डिपेंड कर रहा है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे। तो जब भी हम लोग, आप जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़े हैं इसको हम लोग थर्ड सेमेस्टर में, कि जब कोई फंक्शन जैसे एंट्रोपी जो है आंतरिक ऊर्जा और ताप का पे निर्भर करता है, तो इसका एक यथातथ अवकल होगा। तो यथातथ अवकल कैसे लिखते हैं जी, कैपिटल डी आर डी आर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल U1, क्योंकि वो उसका कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, डी U1 डेल आर बटे डेल U2 डी U2 डेल आर बटे डेल U3 डी U3। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म लिखना हुआ, तो ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है। तो अब ये चीज तो ये डिपेंड करता है, वो चीज तो हमने डिस्कस कर लिया पिछले सेक्शन में। तो एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऐसा लिखोगे। और कोई भी सदिश को फिर इस E के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अभी हमने डिफाइन किया है ऊपर सेक्शन में कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है डेल आर बटे डेल U1, वो H1 E1 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां देखो क्या मिलेगा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका आया है उसके जगह H1 E1 कैप, इसके जगह H2 E2 कैप, इसके जगह H3 E3 कैप। तो ये रहा आपका एलिमेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं एलिमेंट वेक्टर। कोई भी सदिश जो कि वहां पर कर्वीलिनियर फॉर्म में डिफाइन होगा, इस तरीके से आएगा, जहां पर H1 H2 और H3 क्या है जी, आपके स्केल फैक्टर हैं या फिर लामे कोफिशिएंट हैं। ठीक, तो ये नॉर्मल वेक्टर फॉर्म है किसका, किसी भी टाइप के एलिमेंट का, चाहे लाइन एलिमेंट होगा, चाहे सरफेस एलिमेंट होगा, चाहे वॉल्यूम एलिमेंट होगा, वो आगे और आपको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ H1 H3 है बताते हैं, H2 H3 बताते हैं कि कोऑर्डिनेट चेंज होने पर डिस्टेंस कितना परिवर्तन होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स चेंज होने पर डिस्टेंस कितना परिवर्तित होता है। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो बार बार वो दूरी बदलेगी ना, रोटेटरी है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरिएशन हो रहा है। जैसे अर्थ भी अपने एक्सिस पे अगर घूम रहा है, या टार्च की रोशनी आगे बढ़ रही है, या फिर विद्युत विभव आगे फैल रहा है, या पानी का फ्लो आगे जा रहा है, सो ऑल थिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजेबल। It's not a rectangular type of Cartesian system which is stable. You define it as the origin, and the three axes are normal to each other at the 90 degree. ऐसा सिचुएशन थोड़ी ना होता है, कंटिन्यूअसली चेंज का फॉर्म है। तो फिर इस तरह से हम उसको एलिमेंट्स को लिखते हैं, और ये H1 H2 H3 निकालने की चीजें। तो इंट्रो फॉर्म ये हुआ है ना। अब इसमें लाइन एलिमेंट कैसे डिफाइन करोगे, लाइन एलिमेंट कैसे डिफाइन करोगे, कहने का तात्पर्य है कि ये देखिए ये फॉर्मूला, लाइन एलिमेंट कहने का मतलब है कि इसका मॉड ना यही लाइन एलिमेंट है, ये मेन फॉर्मूला है जी ये वाला। तो जब लाइन एलिमेंट किसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखूंगा, तो dl का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 का स्क्वायर du1, H2 का स्क्वायर du2, H3 का स्क्वायर du3, और E1 का स्क्वायर मॉड E1 1 होता है, मॉड ले लिया हूं इसका।
सरफेस एलिमेंट लिखो, वॉल्यूम एलिमेंट लिखूंगा तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी तो ऊंचाई, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन पोर्शन, तो h1 इंटू h2 इंटू h3 du1 du2 du3। तो लाइन एलिमेंट जब भी ऐसे आएगा तो ऐसे आपको फॉर्मूला वहां पे दिखाई देगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बराबर है। दूरी का सूत्र जो निकालते हैं हम लोग ना उसी तरीके से है कि जैसे h1 स्क्वायर, जैसे h1 क्या चीज है, दो बिंदुओं की का अंतर, जैसे दूरी का सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग, और नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिखते हैं ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द काइंड, और अंडर रूट लेने का मतलब क्या है, मॉड है। तो हियर द स्क्वायर फॉर्म, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, और du1 du2 du3 उसके एग्जैक्ट फॉर्म में चेंजेस ऑपरेटर है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आप ये सिंपल फॉर्म होता है, आप जो पढ़ते हो बचपन में, ये वाला आपका ना छोटा फॉर्मूला 9वीं क्लास से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम एलिमेंट इस तरह से आएगा तीनों के मल्टीप्लीकेशन से। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आगे और रिपीट होंगी, आपको ये जो जो बक्से में है उसको समझ के ध्यान में रख के चलना है ना, ठीक। चलिए, कर्वीलिनियर सिस्टम में तीन नए इकाई सदिश हम लोग परिभाषित करते हैं जी, पहले ही मैंने चर्चा में आपको बताया है, जो कि E1 E2 और E3 होते हैं, जस्ट लाइक दैट I J और K। जैसे I J और K होता है वैसे ही ये होते हैं, जहां पे E1 1/h1 डेल R बटे डेल U1 से परिभाषित होगा, क्योंकि H1 इस तरह से परिभाषित है, यहाँ देखिए कहा गया, कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिया गुणा करके लिखा है उसी को, ये देखो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 1/h1 dr बटे du1, ठीक है। वैसे ही 2 और 3 के लिए भी, तो ये हम ऐसे परिभाषित करते हैं। जैसे ये चूंकि ऑर्थोगोनल होते हैं, जहां पे क्रॉस करते हैं वहां पे ऑर्थोगोनल करते हैं, इसलिए यहाँ भी जैसे i डॉट i 1 होता है और j डॉट j1 k डॉट k1, उस तरह का कंडीशन यहाँ पे इस तरह का होता है कि e1 डॉट e2 इज इक्वल टू 0, e2 डॉट e3 इज इक्वल टू 0, e3 डॉट e1 इज इक्वल टू 0। साइक्लिक ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट इज 0, इट मींस आपका वहां पर अदिश जो गुणन है वो 0 के बराबर मिलता है आपको। ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, केवल लंबवत होते हैं करके, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों में कुछ कुछ बेसिक चीज आपको डिटेल में जानना है, ये सब डिराइव करके लेके आना है हमको, बट इंट्रोडक्शन फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ग्रेडियंट क्या है। तो ग्रेडियंट क्या होता है जी, स्लोप है, एक तरीके का स्लोप। डाइवर्जेंस क्या होता है, फैलाव है। और एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं कर्ल, तो कर्ल क्या होता है, रोटेशन है चीजों का। तो ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है कि किसको ग्रेडियंट बोलते हैं, किसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, किसको कर्ल बोलते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले पेपर में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों पे क्लासेस बनी हुई हैं, छोटी छोटी क्लासेस हैं, 10-10 15-15 मिनट की मे बी क्लासेस हैं। उसे अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा कंसेप्ट, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल क्या होता है, उसकी विजुअलाइजेशन के एप्लेट भी उसमें डले हुए हैं, क्योंकि तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिनेशन का खेल है। तो वो वीडियो के लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ग्रेडियंट के लिए, डाइवर्जेंस के लिए और आपके कर्ल के लिए भी, उसको जरूर देखें आप। साथ ही साथ ये उसके लास्ट एंड स्क्रीन पे भी ये रहेगा, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। सिंपल फॉर्म में अभी मैं कहूं तो ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि ये डेल ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के को यदि किसी फंक्शन, स्केलर फंक्शन पे बस अपन अगर अप्लाई कर देते हैं, वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पर कर्वीलिनियर सिस्टम में यदि फाई मेरा एक फंक्शन है जो कि u1 u2 और u3 पर डिपेंड करता है, और उस पर अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, ग्रेडियंट ऐसे अप्लाई करता हूँ, तो उसका मतलब ये होगा, ये डिटेल में डिराइव करके अगले क्लास में मैं लेके आऊंगा ना, यहाँ पे केवल आउटपुट क्या आता है उसको याद करके रखना है। तो वो कैसे निकल के आएगा जी, E1 कैप 1/h1 del phi upon del u1, E2 कैप 1/h2 del phi upon del u2, ये फॉर्मूला वर्जन है। फिर डाइवर्जेंस आता है, तो डाइवर्जेंस क्या है, डेल ऑपरेटर का किसी फलन या फंक्शन जो कि उस वेरिएशन कर रहा है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब लेते हो, उसका डॉट प्रोडक्ट जब आप ले लेते हो किसका, डेल ऑपरेटर का, तो उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस बताता है फैलाव को, कोई भी चीज कितना फैल रहा है, उस चीज को डाइवर्जेंस से डिनोट करते हैं। जहां पे डेल डॉट ए का मतलब ये होता है फॉर्मूला वाइज 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस यहाँ a2 h3 h1, यहाँ पर a3 h1 h2। ये याद करके चलना है, ये डिराइव करना है, बड़े मार्क्स में डेरिवेशन आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो फॉर्म में केवल लिख रहा हूँ। उसके बाद है जी कर्ल,
यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसके डिटेल सॉल्यूशन को क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेडियंट बोलने का तात्पर्य नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट को डाइवर्जेंस बोलने का तात्पर्य नहीं पता। उससे पहले आप वो सेक्शन पे जाके उसे देख लें। अगर आप कर्ल पे अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें कि कर्ल होता क्या है, तो फिर समझने में आसानी होगी। ठीक, सिमिलरली जब हम लोग कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल डिराइव करके लेके आएंगे, तो उसका मतलब होता है कि आप डेल ऑपरेटर को किसी कर्विलिनियर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे क्या आता है, 1/h1 h2 h3 इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म दिस मच ऑफ थिंग। तो ये याद करके चलना है क्वेश्चन बनाने के लिए, या फिर अगर टर्म्स के फॉर्म में देगा तो ये तीनों चीज जो ये डाइवर्जेंस और कर्ल और आपका ग्रेडियंट ये आता है। तो ये तो यहाँ तक कंसेप्ट फॉर्मूले की चीजें हुई। इसके डिटेल डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में है कि उसको परीक्षा में पूछ सकता है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल क्या होता है बताइए, उसके लिए डाइवर्जेंस क्या होता है बताइए, मतलब डिराइव करके बताइए। ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की लाप्लासियन क्या होता है, वो भी एक तरह का ऑपरेटर है, उसको बताइए। तो ये तो निकल के आएगा, बट कैसे निकल के आएगा उसके लिए आपको कर्ल क्या चीज होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है, ये पता तो रहना चाहिए। तो प्लीज आप उस पर थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगले वीडियो आने से पहले आप मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज फिर ये कॉम्प्लेक्स रटने जैसा लगेगा आपको। फॉर्मूला तो ये सब याद रखना ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक फॉर्मूला वर्जन की चीजें मैंने कंप्लीट करी आपके लिए, यहाँ तक ये वाली। ठीक, जहां से शुरू किया हम लोगों ने जी, ये हमारा ये वाला कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश की मैंने। ठीक, यहाँ पर किस तरह से ये काम करता है, किस तरह की चीजें आती है उसको यहाँ पर करने की कोशिश की। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट कैसे होते हैं वो हो गया। एक क्वेश्चन इससे बनता है स्केल फैक्टर का, कि स्केल फैक्टर क्या होता है। तो स्केल फैक्टर निकालने के कुछ क्वेश्चंस मैं अब यहाँ पर आपके लिए करा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछता है। कैसे उसको निकालते हैं, तीनों टाइप के कोऑर्डिनेशन सिस्टम, उसको सब बोलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए उसको समझना है आपको। आखिर किसको बोलोगे उसको कहने का तात्पर्य। तो क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी। स्केल फैक्टर मतलब वो खंड है जिसको घूमता हुआ या चेंज होता हुआ ये सिस्टम कट करके वो शेप जनरेट करता है। तो सिंपल यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में r बराबर xi प्लस yj प्लस z के होता है। इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये, y के सापेक्ष अवकलन करूंगा, z के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये मिलेगा। और मैं जानता हूं कि h1 बराबर डेल r बटे डेल u1, h2 बराबर डेल r बटे डेल u2 का मॉड, और ये इतना। और यहाँ पर अगर u1 u2 u3 मैंने x y z के हिसाब से डिफाइन कर दिए हैं, तो आप जानते हैं कि इन सब का मॉड लेंगे तो i का मॉड 1, j का मॉड 1 और k का मॉड भी 1 होता है। मतलब स्केल फैक्टर 1, 1 और 3 होता है। मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो इक्वल फॉर्म में ऐसे कटा होता है। तो अगर इसका इतना है, अगर इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी इतना होगा, इसमें भी इतना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है जी, कि अगर इस तरह का कोई चीज है, ठीक, और इसके बाद फिर एक्सिस आगे एक्सपेंड हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये दूरी देखिए स्क्वायर शेप में अगर है तो 1 1 1 स्क्वायर शेप में अगर है तो, है ना। तो ये उसका कट पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर 1 है, वाई एक्सिस पर 1 है, जेड एक्सिस पर 1 है। अगर आगे की ओर फैल रहा है तो वैसे ही बढ़ रहा है। मान लो ये बढ़ते बढ़ते अगले पॉइंट पर ऐसे बढ़कर ऐसे बढ़ रहा है आपका, तो ये दूरी पे यहाँ पर बनाएगा कुछ ना कुछ पोर्शन इसका ऐसे, और फिर वो बढ़ते हुए आपका कॉर्नर से आगे बढ़ रहा है। तो स्केल फैक्टर क्या है, 1 1 1 1 1 इस शेप के लिए। ठीक, अब यदि बहुत सारे मैथमेटिकल सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसके फैलाव का तरीका सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं उसको। सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई चीज फैलती है, जैसे विद्युत विभव हो गया, ठीक, वो सिलेंड्रिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग चारों ओर फैलती है अपने ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो वो नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम नहीं रह गया है, वो अलग तरीके की चीज है। तो वो उसकी फैलाव के लिए हम नॉर्मल एक्स वाई जेड से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, जैसे ये डायग्राम को पहले देखिए फिर आप फॉर्मूलों को देखिएगा। डायग्राम में ये नॉर्मली एक्स वाई जेड जो है उसके चारों ओर का जो फैलाव है, जो भी चीज यहाँ से फैल रही है आगे बढ़ रही है, उसके फैलाव का जो शेप साइज है कैसा है, सिलेंडर जैसा है। इस तरीके से वो हाइट भी लेता है और इस तरह से बैठता है। तो भाई नॉर्मल एक्स वाई जेड की इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो आगे फैलता है किस पे डिपेंड करके, कि आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिलता है आपको इसका रिजल्टेंट जो है। और यहाँ वाला जी, ये वाला ऐसे ऐसे जोड़ोगे वही ऊपर भी है ना मैच। और जो थीटा इसके बीच बनता है कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच जो घूमते हुए वो आपका एक्सिस जो बनेगा, एक एक्सिस स्टॉप रहेगा, एक एक्सिस के साथ जेड एक्सिस घूमेगा, तो वो थीटा वाई और एक्स के बीच में बनेगा, वाई और
x के y बटे x से निकल के आएगा। और z एक्सिस ये स्टेबल रहता है, ये स्टेबल रहता है और उसके दोनों उसके चारों ओर ये दोनों एक्सिस मूव करते हैं, तो एक एंगुलर डायरेक्शन आएगी और एक पूरे चक्कर में घूमने के बाद कितना एंगल बनता है, 2 पाई बनता है। अब यहाँ के किसी खंड के लिए यदि फैलता हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है, तो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर मेरा r है तो x बराबर r का cos थीटा गुना होता है, और y कोऑर्डिनेट जो है आपका एक क्षैतिज घटक होगा, x दिशा का एक क्षैतिज घटक होगा, और उसका ठीक परपेंडिकुलर घटक r का sin थीटा पार्ट होता है। ठीक, तो r बराबर r sin थीटा, और z बराबर zh होता है ना, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। किसी किसी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई सारी किताबों में आपको रो लिखेगा r की जगह, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने यहाँ r यूज करके चला है। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस सर्कुलर इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर निकालने का क्या कंसेप्ट है जी, देखिए मान लीजिए एक छोटा सा खंड आप यहाँ पर ऐसे कट करते हैं, जैसे ये है ना कि केक का ये स्लाइस अगर आप कट कर रहे हैं, ऐसा केक का ये स्लाइस अगर यहाँ पर ऐसे आप कट कर रहे हैं, तो ये एंगल कंप्लीट एंगल थीटा है, एक रोटेशन पे कंप्लीट एंगल इस ओरिजिन के चारों ओर 2 पाई रहेगा। इस छोटे खंड से जो एंगल बन रहा है वो डी फाई है, डी थीटा है, और इसका चौड़ाई कितना होगा, तो ये आर्क या रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आर है वो थीटा गुना करूंगा तो वो कितने विड्थ में बढ़ रहा है वो मिलेगा मेरे को। और इसका हाइट क्या होगा, तो डी जेड मान लो, जहां तक ले रहा हूँ क्योंकि ये तो फैला हुआ है ना। तो सिंपल फॉर्म में अब इसकी भी कटिंग अगर करता हूं मैं, इसकी भी कटिंग करता हूं ऐसा, इसकी ऐसे करके अगर एक स्लाइस और निकालता हूं मैं यहाँ से, तो ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है मैंने। तो अगर एक स्लाइस ऐसे कट करके आप और ऐसे निकालते हो, तो ये क्या है जी, डी जेड है, उसका छोटा हाइट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये वाला फैलाव कैसे होगा, तो आर्क इंटू थीटा, आर्क इंटू थीटा, चाप बराबर क्या होता है, कोण की लंबाई बटे त्रिज्या। तो त्रिज्या ये अलग चीज है, यहाँ पे उसका रिजल्टेंट वेक्टर ही उसका डायरेक्शनल रेडियस की तरह रहेगा, और ये वाला आर डी थीटा है, और ये वाला क्या है, विड्थ है इसका, जो कि डी आर है रिजल्टेंट फॉर्म में। ये इसका क्या है, डी आर है, यही उसका विड्थ है। तो लंबाई ये वाला, चौड़ाई और ऊंचाई ये वाला, और ds क्या है, सरफेस एलिमेंट है ds। आर डी थीटा, ये छोटा डी थीटा जो बन रहा है यहाँ पर एंगल उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे सिस्टम में कोई चीज अगर फैल रही है, उसकी स्लाइसिंग करके एक छोटा सा शेप आपने अलग से उसके बारे में कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं। तो ये क्या ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से? नहीं भैया, ये अलग ही सिस्टम है। तो इसके लिए फिर अपन ट्रांसफॉर्म लेते हैं जो कि x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर r sin थीटा होता है, z बराबर z होता है। तो इसका वेक्टर क्या होगा, जी, वेक्टर क्या होगा, r बराबर r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j और z बराबर के, क्योंकि वेक्टर r बराबर क्या होता है यहाँ पर से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना। तो x कितना है, ये है, y कितना है, इतना है, और z कितना है, इतना है। तो इसका स्केल फैक्टर निकालना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्केल फैक्टर निकालना है, ये क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कर्व है ना, बैंडेड है, घुमा हुआ है, यहां से कर्व है, तो डेल आर बटे डेल आर करोगे इस वेक्टर का, आर के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, आर वन कॉस थीटा आई प्लस आर वन साइन थीटा जे, और जेड का 0। तो चूंकि मॉड निकालना है भाई, h निकालने का मतलब क्या था, इसका मॉड, तो इसका मॉड निकालूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर का मॉड 1 जे स्क्वायर का मॉड 1, तो फाइनली इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 आ गया। तो h1 क्या है आपका, फर्स्ट लैमेथ कोफिशिएंट या फर्स्ट स्केल फैक्टर कितना है, 1 है, कि r डायरेक्शन में क्या फैक्टर लेके चलेगा, 1 का। डेल आर बटे डेल थीटा, दूसरा पैरामीटर क्या है इसमें, r थीटा और z है, एक r रहता है, एक थीटा बनता है, और एक z अपने जगह पर स्टेबल आउट रहता है। तो इसी r और z के भी x के बीच वो थीटा भी बन रहा है ये वाला। तो डेल आर बटे डेल थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, r वैसे ही है जी cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर r वैसे ही है जी साइन थीटा का cos थीटा j, और z का तो 0, और इसका मॉड लोगे तो माइनस का प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर कॉमन है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आई स्क्वायर इज 1, जे स्क्वायर इज 1। तो फाइनली 1 इंटू आर मतलब आर, H2 दूसरा स्केल फैक्टर कितना है थीटा के लिए, आर है, और डेल आर बटे डेल जेड करूंगा तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से सिर्फ के आएगा, और उसका मॉड निकालूंगा तो H3 कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वी लीनियर स्केल फैक्टर कितना आता है, 1 आर और 1। ठीक, इसी के गुणा कर करके वो चीजें आगे फैलेंगी, मतलब H1 H2 और H3 के फॉर्म में
अब इसमें वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? छोटे से खंड का इसका आयतन अगर निकालना चाहोगे आप, तो कैसे लिखोगे जी? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखते हो ना, तो देखो कैसे लिखोगे? आर डी थीटा, ये देखो लंबाई, डी आर ये उसका विड्थ, और उसका ऊंचाई कितना है जी? हाइट कितना है? डी जेड। तो ये आएगा ऐसा। तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। लाइन एलिमेंट कैसे लिखोगे? लाइन एलिमेंट जो उसका लेंथ एलिमेंट है वो, तो डी आर स्क्वायर, ठीक, वो जो डिफरेंशियल फॉर्म था, और स्केल फैक्टर 1 है यहाँ पर, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। लाइन फैक्टर हमेशा इस कॉमन फॉर्मूले को यूज करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला। H1 कितना आया था? 1। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे, तो डी आर। दूसरा क्या आया था? H2 क्या आया था? थीटा के लिए R आया था, तो R स्क्वायर, और दूसरा क्या था? डी थीटा, और तीसरा क्या था? आपका 1 आया था, जो कि किसके लिए था? आपके लिए यहाँ पर Z के लिए था। देखिए जरा कैसे आया होगा, ये देखिए, डी आर स्क्वायर प्लस आर, क्योंकि स्क्वायर पैटर्न में लिखे हैं, प्लस आर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, तो ये लाइन एलिमेंट होता है। तो देखिए डायग्राम से आप उन सारी चीजों को ग्रैप आउट कर सकते हैं कि कैसे ये H1 बराबर 1, H2 बराबर R और H3 बराबर 1 आया है इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लाइन एलिमेंट हमने निकाले, रेशियो निकाले, लामे फैक्टर निकाले। तो ये एक सिचुएशन है कि कोई भी चीज का फैलाव इस तरह से होता है। एक अगला सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देशांक पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी चीज का फैलाव इस तरीके से होता है कि एक गोले के चारों ओर कोई चीज फैलता है, जैसे विद्युत विभव और या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये इस तरह से चारों ओर फैलता है। तो जैसे ये आपको एक डायग्राम 3D में बनाने की कोशिश की गई है, उसमें आपको ये येलो वाली पट्टी जो दिखाई दे रही है वो दो लाइन इंटरसेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग ये चारों ओर फैलेगा। ये तो ओरिजिन है, वृत्त नहीं है, ये एक गोला है। तो ये एक कट लाइन है, ये कट लाइन, और यहाँ से अगर एक छोटे से एलिमेंट को अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि ओरिजिन से उसका आगे बढ़ते हुए फैलाव कैसा है, तो उसको इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी के कट पॉइंट में डिफाइन करेंगे इस वाले सेक्शन को। और उसको आप देखेंगे तो वो किस तरह से चेंज होगा जी? रोटेट करते हुए दो ठो एंगल बनाएगा। लाइन ऑफ कांस्टेंट थीटा आर, ये वाला एक लाइन मिलेगा आपको, ये वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, एक इस तरह का लाइन रहता है और एक इस तरह का लाइन रहता है जो कि ऐसे क्रॉस करता है, और एक लाइन आपको लाइन ऑफ कांस्टेंट फाई आर, दो ठो एंगल बनेगा इसमें। मतलब यहाँ पर स्टेबल नहीं रहता, ये घूमते हुए आपको एंगल बनाता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को? ये एक्स वाई जेड सिलेंड्रिकल में क्या होता है, स्फेरिकल में क्या होता है, ये तो आपने कैलकुलस 1 में पढ़ा ही होगा, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में। नहीं पढ़ा है तो ये याद करके चलना कि भाई ऐसा होता है कि एक्स बराबर आर गुना साइन थीटा और कॉस फाई, दो दो एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पर दो एंगल बनता है, एक फाई भी बनता है। कैसे होगा? जैसे ये नॉर्मल वेक्टर है आर, तो आर का रिजल्टेंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा क्या होता है? कॉस इनवर्स जेड बटे आर, कॉस इनवर्स जेड बटे आर, जो रिजल्टेंट है उसका जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है। और फाई क्या होता है? टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, वो जो नॉर्मल होता है कंडीशन वो, क्योंकि स्फेरिकली जब आप निकालोगे तो दो दो एंगल मिलता है। सिलेंड्रिकली में एक एंगल मिलता है, बट स्फेरिकली में दो एंगल मिलता है। तो फिर डिपेंडेंसी एक्स कोऑर्डिनेट की आर साइन थीटा कॉस फाई होगी, वाई की आर साइन थीटा साइन फाई होगी, जेड की आर कॉस थीटा होती है। यहाँ पे जेड एक्सिस भी चेंज वेरिएबल में होता है। तो फिर वेक्टर कैसे लिखोगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे लिखोगे। और फिर इस हम टारगेट क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लामे कोफिशिएंट या फिर हम लोग स्केल फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्केल फैक्टर फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का एक बार किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, थीटा पे और फाई पे। तीन ठो u1 u2 u3 क्या है आपका? u1 u2 u3 इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक है r, एक है थीटा, एक है फाई। ये तीन चीजें हैं जो चेंज होती हैं कंटिन्यू, ठीक। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे थे तो उसमें क्या क्या था? आर था और थीटा था और जेड था, जेड चेंज नहीं हो रहा था। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है जी? एक्स वाई और जेड रहता है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो यहाँ पर आर है, थीटा और फाई है, डबल डबल एंगल है। आप विजुअलाइजेशन 3D में एक स्फेयर चारों तरफ कैसे फैले होगा, कैसे एक छोटा एलिमेंट आगे की ओर बढ़ते हुए बढ़ेगा, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ठीक। तो ये हो गया। तो इससे हमने वेक्टर बना लिया। हमारा टारगेट यहाँ लाइन एलिमेंट निकालने का, तो इसको एक बार डेल अपॉन डेल आर पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल बटे डेल आर पे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे
तो यहाँ से R1, यहाँ से R1, यहाँ से R1, और इसका मॉड निकालना है जी। तो मॉड निकालोगे तो देखो मॉड इसको फॉर्म में लिखोगे, स्क्वायर करोगे इंडिविजुअली फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1, और यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर थीटा जो कि फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मॉड मतलब h1 की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट आपका कोफिशिएंट 1 आ गया। दूसरा सॉरी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, वेक्टर कोफिशिएंट को आप वेक्टर इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसका भी मॉड निकालोगे आप तो सब में r कॉमन है, r कॉमन निकाल के h2 बराबर क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। और तीसरा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को फाई से डिफरेंशिएट करोगे, फाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस r साइन फाई साइन थीटा आई, ये एक्सप्रेशन आएगा। उसका मॉड निकालोगे तो आपके पास r साइन थीटा बचेगा। तो हमारा गोलीय निर्देशांक पद्धति में हमारे स्केल फैक्टर जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे वो क्या क्या मिले, h1 बराबर 1, h2 बराबर r और h3 बराबर r साइन थीटा। ठीक, ये रिमाइंड भी करके चलना रहता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, एज अ क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। आपसे पूछ सकता है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेमे कोफिशिएंट या फिर स्केल फैक्टर निकालिए, किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लेके चलना पड़ेगा, तो ये याद करना पड़ेगा भाई। फर्स्ट सेमेस्टर के कैलकुलस में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पढ़ा भी होगा, रोटेशनल चेंज ऑफ एक्सिस वगैरह में। तो ये तो आता है, कैसे आता है, वो यहाँ का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है कि एंगल का रोटेशन जब ये आगे बढ़ेगा घूमते हुए, आगे फैलाव होते जाएगा तो दो दो जगह से एंगल बनाएगा, सिलेंड्रिकली में एक जगह बनाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका एलिमेंट कैसे लिखोगे, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। तो डीएल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, h1 कितना आया है, r आया है। du1 क्या है, h1 कितना आया है, 1 आया है। du1 क्या है, r है। h2 कितना आया है, r आया है, तो r स्क्वायर, और du2 क्या है, d थीटा स्क्वायर है। h3 कितना आया था जी, r साइन थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और u3 क्या है, d फाई है। तो ये लाइन एलिमेंट लिख लिया आपने। सरफेस एलिमेंट मतलब क्या होगा, कोई भी सरफेस 2D, तो सरफेस 2D होगा तो कब कब, जब r कांस्टेंट हो, जब थीटा कांस्टेंट हो, जब फाई कांस्टेंट हो। सरफेस अब तब बनेगा, 3D को 2D में कब कन्वर्ट करोगे, जब तक किसी एक चीज को आप कांस्टेंट मान लेते हैं, तब बाकी दो के बीच बनने वाला सतह होगा। तो सरफेस एलिमेंट r कांस्टेंट है तो एरिया क्या होगा, r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, जब थीटा और फाई के बीच बनेगा। जब थीटा कांस्टेंट है तो r और d फाई के बीच बनेगा। जब फाई कांस्टेंट है तो r और d थीटा के बीच बनेगा। तो जो जो लाइन एलिमेंट आया है उसको बस यहाँ पे पुट कर देना है आपको, d थीटा d फाई के कंसेप्ट में। तो लाइन एलिमेंट का जो रेशियो आया था, जैसे सिंपल फॉर्म में डी r और d थीटा आया था, तो r और d थीटा के लिए लाइन एलिमेंट क्या था जी, r के लिए 1 था और थीटा के लिए क्या था, r था। तो 1 इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा। जब थीटा के लिए कांस्टेंट मानोगे मतलब फाई और आर के बीच एरिया बन रहा है, तो फाई और आर के बीच एरिया बन रहा है, तो आर के लिए लाइन एलिमेंट कितना आया था, 1 आया था, और फाई के लिए लाइन एलिमेंट कितना है, आर साइन थीटा आया है, तो आर साइन थीटा इंटू 1 इंटू डी फाई। तो ये निकल गया, तो ये सरफेस एलिमेंट है। तो अब अगर आपने फ्लो ग्रिप पकड़ा है तो आप इसको समझने में आपको इजी लग रहा होगा, अदरवाइज ये रटाया नहीं जा सकता। कोई भी स्टूडेंट ये सब चीज को रट के कि भाई ये फॉर्मूला होता है, मेरे को रट लिया हूँ, याद है, ये करना पॉसिबल नहीं। सिमिलरली वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला है h1 इंटू h2 इंटू h3 इज इक्वल डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। क्योंकि ये फॉर्मूला वर्जन में अगर मैं लिखूंगा तो du1 du2 du3 लिखूंगा कि भाई वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला h1 इंटू h2 इंटू h3 इज इक्वल इंटू du1 du2 du3। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पे dr है, d थीटा है और d फाई है, यही मेरा u1 u2 u3 है। और ये h1 h2 h3 क्या क्या निकाले हो, एक का आया है 1, एक का आया है r, एक का आया है r साइन थीटा। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो वॉल्यूम एलिमेंट भी आपने लिख दिया। तो कौन कौन सी चीज क्या क्या दर्शा रहा है, देखो जरा आप डायग्राम में देखो। यहाँ पर लाइन एलिमेंट कहने का मतलब है ये इसका डिस्टेंस, लाइन एलिमेंट वो उस जो निकला है उससे दिखाएगा। सरफेस एलिमेंट कहने का मतलब है जी कि ये जो उसका जो एक एक फलक का जो एरिया बनेगा वो। और वॉल्यूम एलिमेंट कहने का मतलब है कि ये छोटे से खंड का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो सब के सब लामे कोफिशिएंट या उसके रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिपेंड कर रहे हैं, उसी के आधार पे अपने मान को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो यही आता है। तो ये आज हमने जाना यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए और साथ ही साथ स्फेरिकल सिस्टम के लिए कैसे कर्वीलिनियर लाइंस एलिमेंट्स को हम निकालते हैं या रेशियो हम लोग निकालते हैं, स्केल फैक्टर
स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन के लिए देखा हमने और सिलिंड्रिकल के लिए देखा हम लोगों ने और स्फेरिकल के लिए हम लोगों ने देखा कैसे। ये अपने आप में क्वेश्चंस भी है और इसको रिमाइंड करके भी चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फॉर्म में या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में आप लोगों के लिए चालू किया है, जिसको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जो कि नॉर्मल टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम से बिल्कुल भी अलग है और उसे आपको कमांड बना के चलना है। अब हमारे सिलेबस में क्या लिखा है जी? सिलेबस कैसा लिखा है? सिलेबस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं छोड़ सकते कि भाई हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट, कब बोलोगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम? जब इस ये इनके सरफेसेस के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और लिखा है कि कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल सिस्टम के स्केल फैक्टर, जो कि आज हमने सीखा है, और लिखा है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायवर्जेंस क्या होगा, कर्ल क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन लाप्लासियन क्या होगा और आपका ग्रेडियंट क्या होगा। तो नेक्स्ट एक क्लास इस यूनिट का और बनेगा। उस क्लास में हम लोग डिटेल में ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस कैसे इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकल के आएगा उसको बना के निकालेंगे और उसको एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग यहाँ तक करके रखिए। आपसे जो एक रिक्वेस्ट की है मैंने कि जो अगर आपको कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट का कंसेप्ट नहीं पता है तो बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे डाइवर्जेंस, कर्ल और ये ग्रेडियंट वाला वीडियो जरूर देखें। छोटे-छोटे हैं, 10-10, 15-15 मिनट के। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिकॉज़ विथआउट विजुअलाइजेशन डिटेल में आप लोगों को कर्ल, डाइवर्जेंस ये सब पढ़ाने में मुझे तो कोई समस्या नहीं है। आप विजुअलाइज़ नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में उतना इनपुट नहीं दे पाओगे, लिख के आ नहीं पाओगे। ठीक है? तो चलिए आज का ये क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ। एक ठीक-ठाक बड़ा क्लास है ये। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पॉज़ ले लेके आधे-आधे घंटे के बंच में देखिएगा और धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट को अपने आप में बिल्ड अप करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और इस यूनिट को अगले क्लास में अपन खत्म करेंगे। ठीक है? चलिए, ओके। थैंक यू।